ढोलकपुर गांव की यह कहानी एक साधारण लेकिन प्रेरणादायक जीवन की है। अविनाश अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जीवन में हमेशा कुछ न कुछ चुनौती आती ही रहती है। क्या इस कहानी में आगे कोई बड़ी मुश्किल आती है जो अविनाश और उसके परिवार को प्रभावित करती है? धूप से तपती दोपहर में खेत के बीच जमींदार अपने चमचों के साथ खड़ा था और उसकी आंखों में एक घातक चमक थी। अविनाश की कठिन मेहनत से उगे आलू के खेत को देखकर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, जैसे उसने किसी गहरी चाल चल दी हो। उसकी मुस्कान में कोई नफरत, कोई बेजारी छिपी थी, जबकि अविनाश की आंखों में आत्मसम्मान और संघर्ष की झलक थी, जो उसे उस धूप में भी तपने के लिए मजबूर करती थी। जमींदार की मुस्कान ने जैसे अविनाश के श्रम को ठुकरा दिया हो, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की रेखा थी, जो इस कठिनाई के बाद सफलता की ओर इशारा कर रही थी। अरे वाह 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 अविनाश, वाह! अरे मानना पड़ेगा, तुमने खेत में बड़ी मेहनत की है। वाह भाई वाह, कमाल की खेती की। ऐसे आलू उगाए हैं जैसे खुदा ने इन्हें जमीन पर भेजा हो। क्या कहते हो भाइयों? इस मेहनत को देखकर तो लगता है एक दिन ये आलू भी जमींदार बनने वाले हैं। चलो देखेंगे, अगर ये आलू इतने खास हुए तो हमें भी फायदा मिलेगा ना। जमींदार जी, इसीलिए तो इतने सारे आलू मेरे खेत में हुए हैं और मैंने खून पसीना एक करके अपने खेत में खूब मेहनत की है। जी हाँ, खून पसीना ही तो है जो हमें इंसान बनाता है जमींदार जी। और ये आलू सिर्फ मेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेरी उम्मीद और हिम्मत का। अरे रुको रुको जरा भैया, जरा अपनी जबान को लगाम दो। पहली बात तो यह कि जो तुम बार बार इसे अपना खेत कह रहे हो ना, यह कहना छोड़ दो। यह तुम्हारा खेत था, पर जब तक तुम मुझसे लिया हुआ कर्ज नहीं चुका देते, यह खेत तुम्हारा नहीं रहा, यह खेत मेरा है। खैर, देखेंगे तुम कब तक इस कर्ज को चुकाते हो। तब तक तो यह खेत, यह जमीन, सब कुछ मेरा रहेगा। उसकी आवाज में न चाहते हुए भी एक प्रकार की लाचारी थी, जैसे किसी दबाव में आकर शब्दों को झूठा स्वीकार कर रहा हो। वह जमींदार के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जो केवल उसकी मेहनत और हालात से जुड़ी हुई थी। हाँ, उसके बाद यह खेत तेरा हो जाएगा। वाह 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 रे अविनाश, बड़ा चतुर समझता है खुद को। तुझे पता भी है कि बीज बोने के लिए तू मुझसे वापस से फसल के नाम पर कर्ज ले गया था। बोल, याद है कि नहीं? जी हाँ, याद है मालिक, लेकिन वह कर्ज भी मैं चुका दूंगा। और जब वह चुका दूंगा तो आप देखेंगे, ये खेत सिर्फ मेरा ही होगा। हाँ, सारा कर्ज चुका दोगे? तुमसे तो यह सब हो नहीं सकता अविनाश। इतना बड़ा कर्ज और इतनी मेहनत तुम्हारी औकात नहीं है। मालिक, औकात नहीं होती है, वो लोग सोचते हैं जो कभी खुद अपने रास्ते नहीं तय करते। मैं जानता हूँ मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और मैं एक दिन इस कर्ज को चुका दूंगा। अरे एक मिनट रुक जा भैया, पहले हिसाब किताब तो समझ ले। तुझे यह बराबर याद है ना कि तूने मुझसे दो बार कर्ज लिया है, पर तू यह बात भूल गया कि साथ ही साथ तूने एक कागज पर अंगूठा लगाया था। बोल, लगाया था कि नहीं? हाँ जमींदार जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपने कहा था कि यह कर्ज के कागजात हैं, दनादन अंगूठा लगा दो। हमने लगा दिया। आपने मुझे यह भरोसा दिलाया था कि एक बार अंगूठा लगाते ही मेरा कर्ज बस हो जाएगा, लेकिन अब वही कागज मेरी जिंदगी का बोझ बन चुका है। आप खुद जानते हैं कि आप जो कहते हैं उसे मानकर ही मैंने अंगूठा लगाया था। अब जो भी हो, मैं अपनी मेहनत से कर्ज चुकाऊंगा और फिर यह खेत, यह मेहनत सब मेरी होगी। मैंने अंगूठा लगाया, लेकिन उस कागज का मतलब सिर्फ यही था कि मैं अपना कर्ज चुका दूंगा, और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इससे भागूंगा। मालिक, आप सही कहते हो, कागज पर अंगूठा लगाया था, लेकिन उसे कभी भी चुकाना पड़े तो मैं वो करूंगा। मेरा कर्ज मेरा है और मैं उसे चुकता करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। उसकी आवाज में एक संकल्प था,
जो जमींदार की सारी योजना को चुनौती दे रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब जैसा कि तूने कहा था कि तू कर्ज के बदले मुझे अपनी फसल की पैदावार देगा और उसी को मैं कर्ज और सूद के रूप में लेकर कर्जा माफ कर दूंगा। बोल, कहा था कि नहीं? बहुत अच्छा। तो फिर तुम कब चुकाओगे? क्योंकि कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगाना तुम्हारी कीमत चुका देने की कड़ी शर्त बन चुकी है। कहा था? हाँ, मतलब मैं भूल गया था। ठीक है, तो आप अपने हिस्से की बोरियां ले लीजिए, बाकी मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मालिक, जो भी हो, ये फसल मेरी मेहनत का फल है और किसी की उपेक्षा से वह कभी नहीं कम होगा। मैं अपनी फसल दूंगा और फिर वह कर्ज और सूद चुका दूंगा। लेकिन आप ये भी जान लें कि अगर मेरी मेहनत का कोई और फायदा हुआ तो वह मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने वो खून पसीना अपनी मेहनत में लगाया है। अविनाश ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपना रास्ता लिया। उसकी आंखों में अब एक अदम्य संकल्प था, जो यह साबित करने के लिए तैयार था कि कोई भी मुश्किल उसकी मेहनत के सामने नहीं टिक सकती। हाँ, जरूर जरूर, वह तो मैं लेकर ही रहूंगा। देखेंगे, देखते हैं तुम कब तक अपनी यह बातें निभा पाओगे। ए सूर्या, इसके हिस्से की बोरियां इसके पास रख दें। जी मालिक, जी मालिक। सूर्या, जो जमींदार का चमचा था, थोड़ी देर रुका। फिर उसने 2 बोरियां अविनाश के पास रख दीं। उसकी आंखों में वही घृणा और तिरस्कार था, जैसे वह किसी पर जबरदस्ती दया दिखा रहा हो। बोरियां फेंकते हुए उसने बिना किसी भावना के कहा, लो, तुम्हारे हिस्से की बोरियां। ये लो भैया, हो गया हिस्सा, अब तुम जा सकते हो। अविनाश ने चौंकते हुए कहा। उसकी आवाज में खिन्नता और ताज्जुब था। वह बोरियों को देख रहा था और उसके चेहरे पर सवाल और निराशा दोनों साफ दिख रहे थे। हाँ, क्या ये क्या है जमींदार जी? सिर्फ 2 बोरियां? मेरे जमीन में तो बहुत पैदावार हुई है, लेकिन ये तो सिर्फ 2 बोरियां हैं। क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ 2 बोरियां मुझे संतुष्ट कर देंगी? आप खुद जानते हैं कि इस फसल में और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस छोटे से हिस्से के साथ मुझे कैसे समझा पाएंगे? आप तो समझते होंगे कि 2 बोरियां देकर मुझे चुप करा देंगे, लेकिन मेहनत का फल इतना सस्ता नहीं होता। ज्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है। तूने जिस कागज पर अंगूठा लगाया था, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि तूने जो फसल उगाने के लिए नया कर्ज मुझसे लिया है, उसके बदले में तू मुझे अपनी सारी पैदावार सूद और मूलधन के रूप में देगा। हाँ, और उसके बदले में तू सिर्फ 2 बोरियां ही घर ले जाएगा। याद कर ले भैया, यही उस कागज में लिखा हुआ है और वही मैं कर रहा हूँ। ए भैया, ये जमींदार आजू का काम है। आजू का सब काम लिखित में होता है, लिखित में। चाहे तो तू यह कागज ले जाकर जमींदार के पास जाकर पूछ ले। तुझे पढ़ना नहीं आता तो तेरी गलती है, लेकिन मैं जो करता हूँ लिखित में करता हूँ, डंके की चोट पर करता हूँ। अविनाश की आवाज कांपते हुए निकली और उसकी आंखों में एक गहरी तकलीफ थी। उसकी आंखों में जैसे किसी मर्म को महसूस कर रहा था। मालिक, आपने जो कागज पर लिखा था वह तो ठीक है, लेकिन क्या उस कागज में यह लिखा था कि एक इंसान की मेहनत को इतनी आसानी से खारिज किया जा सकता है? अगर आप ये समझते हैं कि मेरी मेहनत बस 2 बोरियों में ही सिमट कर रह जाएगी, तो शायद आपने मुझे और मेरी मेहनत को समझा नहीं। वो कागज तो एक समझौता था, लेकिन एक इंसान की मेहनत और संघर्ष सिर्फ कागज के शब्दों से नहीं, दिल और मेहनत से साबित होती है। जमींदार साहब, मगर मैंने ऐसी 2 बोरियों वाली मांग तो आपसे कभी नहीं की थी। इस गरीब पर थोड़ा रहम करें मालिक, रहम करें, रहम करें। अरे, 2 बोरी आलू लेकर मैं अपनी अगली फसल तक कैसे जिंदा रहूंगा? मुझ पर दया करें जमींदार बाबू, मेरी बीवी और मैं दोनों भूखे मर जाएंगे। मालिक, अगर इस दर्द से निकलने का कोई रास्ता हो तो मुझे बताइए, लेकिन ये 2 बोरियां मुझे जिंदा नहीं रख सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरी मेहनत, मेरा परिवार, सब कुछ इस खेत पर निर्भर है। जमींदार का गुस्सा अब फूट पड़ा था और उसकी आवाज में घोर तिरस्कार और अपमान था।
वह अविनाश की तरफ बढ़ते हुए बोला, ए, चल हट यहाँ से। सबसे पहले तो खुद शर्त रखता है और फिर अपनी बात से मुकरता है। जा यहाँ से, नहीं तो मेरे आदमी तुझे घर जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। तेरे जैसे लोग समझते क्या हैं खुद को। मुझे ना सिखा क्या करना है। अगर तुझे जिंदा रहने का रास्ता चाहिए तो समझ जा, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है। मरता क्या ना करता। वह दुखी मन से 2 बोरियां उठाकर धीरे धीरे घर की तरफ लौट आया। हर कदम जैसे उसके अंदर की निराशा और गहरी पीड़ा को और बढ़ा रहा था। घर लौटते हुए उसकी सोचें उसके साथ चल रही थीं और वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन अभी के लिए वह दुखी और थका हुआ था। बस अपनी 2 बोरियों और अपनी असफलता के साथ घर वापस लौट रहा था, जैसे कुछ खोकर और कुछ पाने की उम्मीद में। अरे ओ सुशीला, अरे सुशीला, उस जमींदार ने हमें वापस से ठग लिया। क्या करूं मैं? हमारी मेहनत, हमारे सपने, सब कुछ उसने छीन लिया। अब क्या होगा? क्या हुआ जी? अब क्या किया उस जमींदार ने? हमारी फसल तो काफी अच्छी हुई थी ना। आप फसल बेचकर उसे पैसे दे तो आए हो ना। फसल तो सही हुई थी सुशीला, लेकिन उस जमींदार ने जो कागज पर दस्तखत लिए थे वह सब मेरे खिलाफ ही चला गया। मैंने उसे कर्ज चुकाया, फिर भी उसकी नजरें हमारे मेहनत के फल पर थी। अब 2 बोरियां लेकर लौट आया हूँ सुशीला, बाकी कुछ नहीं बचा। ये तो बड़ी गलत बात है। चलिए, हमें गांव के मुखिया के पास जाना चाहिए। मुखिया जी को बताना होगा कि वह जमींदार गलत कर रहा है। अब और नहीं सहा जाएगा। अरे कोई फायदा नहीं सुशीला, कोई फायदा नहीं। वह जमींदार बड़ा चतुर है। उसने मुझसे जिस कागज पर अंगूठा लगवाया था, उस कागज में लिखा था कि फसल कटाई के बाद सारी फसल जमींदार की हो जाएगी और मुझे सिर्फ 2 बोरी ही मिलेगी। अरे यही हमारी किस्मत है। उसकी आवाज में घबराहट और निराशा थी, जैसे वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता देख नहीं पा रहा हो। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, लेकिन उस कसाव में भी कोई उम्मीद नहीं थी। बस पूरी तरह से थक कर हर चीज को स्वीकार करने की भावना थी। क्या यह तो सरासर गलत है? हमारे साथ धोखा हुआ है जी। हमें कुछ करना चाहिए। ये असल में हमारी मेहनत और हक की लूट है। स्विंग, हमारी आवाज को दबाने का हक किसी को नहीं है। हमें खड़े होकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते सुशीला। हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम गरीबी में अपना जीवन बिताएं और ऐसे ही मर जाएं। हम कितनी भी मेहनत करें, हमारी मेहनत कभी फल नहीं पाएगी। अब हमें बस यही तय करना है कि कैसे इस दर्द को सहकर जीते जाएं। सबसे बड़ी भूल हमसे ये हो गई कि हमने अपनी जमीन के बदले उससे कर्जा ले लिया। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी जमीन पर बीज बो सकें। हमने जो खो दिया वह कभी वापस नहीं मिलेगा। अरे इसीलिए तो हम बीज बोने के लिए हर बार जमींदार से फसल के नाम पर कर्ज लेते हैं। क्या करें, हमारे पास कुछ बचता तो है नहीं, और जब भी हम फसल लेने जाते हैं वह कोई ना कोई नई शर्त लिखाकर कागज में हमसे अंगूठा लगवा लेता है और आखिर में हम ठगे जाते हैं। क्या करें, क्या करें? उसकी आवाज टूटते हुए प्रश्नों की तरह थी, जैसे अब वह खुद को भी नहीं समझ पा रहा हो कि इस अंधेरे से कैसे निकला जाए। उसका चेहरा थका हुआ था और वह बस यही सोच रहा था कि इस संघर्ष में कब तक और कितनी बार हार स्वीकारेगा। हमने जो अपनी जमीन पर कर्ज लिया था वो तो हमने अपने बेटे को शहर पढ़ाई करके आने के लिए दिया है। कुछ ही दिनों में वो लौट कर आने वाला है। मुझे जरूर उम्मीद है कि हमारा बेटा वो जरूर हमारी सारी तकलीफ दूर कर देगा। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है, अपने बेटे से, अपने पुत्र से। बस वह हमारे पास वापस लौट आए। अरे जमींदार को यह नहीं पता कि हमने अपनी जमीन गिरवी रख के जो उससे कर्ज लिया था वह हमारे बेटवा को पढ़ाने के लिए लिया था। नहीं तो वह ससुरा हमें कर्ज देता क्या? वो तो बड़ा चतुर है, एक पैसा नहीं देता। बेटा को पढ़ाने के कह लेने के बावजूद वह बेजार है, कभी भी हमारी मदद नहीं करता। लेकिन बेटा जब लौटेगा तब सब बदल जाएगा। हाँ, उसे तो यही लगता है कि वह शहर मजदूरी करने गया है। उसे नहीं पता कि हमने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसे पढ़ाई के लिए भेजा था।
ताकि वह हमारी तकलीफों को खत्म कर सके, ताकि हम भी एक दिन आराम से जी सके। लेकिन जब वह लौटेगा तब वह सब कुछ बदलेगा। हाँ सुशीला, उससे बहुत उम्मीदें हैं सुशीला, बहुत। वो लौट कर आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बस वह जल्दी लौटे ताकि हमारी तकलीफें भी खत्म हो सकें। छोड़ो जी, अब पछताकर क्या फायदा। चलो अब हम सो जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में दुख भरे मन से सोने चले गए। अविनाश की आंखों में एक गहरी चिंता और असहायता थी, जैसे वह जानता हो कि इस अंधेरे समय से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, उनका बेटा। सुशीला के चेहरे पर भी वही दर्द और चिंता थी। वह अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती थी। शहर के कॉलेज में विक्रम और उसका दोस्त भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। अरे यार, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज तुम्हारे कारण ही हमारे पास डिग्री है। तुमने जो किया है वो कभी नहीं भूलूंगा दोस्त। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी डिग्री तुम्हारी मेहनत की वजह से मिली है। ये सब तुमने अपनी लगन से हासिल किया है। ऐसी बातें मत करो। तुमने जो किया है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल है भाई। मैं तो बस तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी मेहनत की ताकत से ही यह सब संभव हुआ। वो मेहनत तो है भाई, पर तुमने मुझे ना कॉन्सेप्ट समझाने में जो मदद की है ना, ओफ, उसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मतलब एक बार में मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई यार। मुझे तो मेरे पिता ने साफ साफ कह दिया था कि बेटा पढ़ लिख के आना, नहीं तो फिर खेती करनी पड़ेगी मजदूरों की तरह। अगर यह मदद नहीं मिलती तो मुझे वही करना पड़ता जो मेरे पिता कहते थे। तू जानता है यार, मेरे पिता हमेशा यही कहते थे कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, खेत में ही मेहनत करो। लेकिन अब जब मैं ये डिग्री हासिल कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैंने सच में कुछ बड़ा किया है। अच्छा चलो ठीक है, अब डिग्री मिल गई है ना, अब गांव की ट्रेन पकड़ लेते हैं। अब चलते हैं हमारे घर। बहुत दिन हो गए अपने घर वालों से मिले हुए। चलो भाई, अब बहुत हो चुका, घर जाने का समय आ गया है। यार अब घर में भी खुशी होगी। जो कुछ भी हासिल किया है वो सब अब घर वालों के साथ साझा करने का वक्त है। भाई हाँ, चलते हैं अब। बहुत याद आ रही है अपने मम्मी पापा की। वैसे हाँ, हमारा गांव भी आसपास ही है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा भागते हुए घर पर चले आना, ठीक है ना दोस्त? चलो, घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। दोनों की आंखों में घर लौटने की एक उम्मीद और खुशी थी। घर की यादें और परिवार की तलाश उनके दिलों में थी, और वह जानते थे कि यह सफर अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विक्रम अपने गांव पहुंचा। दिल में एक खामोश खुशी का गहरा एहसास था। उसकी आंखों में घर की यादें ताज़ा हो रही थीं, और हर कदम में वह अपनी पुरानी जिंदगी, परिवार और उन लोगों को महसूस कर रहा था। पिताजी, पिताजी, माँ, ओ माँ, देखो मैं लौट आया। अरे बाहर तो सर्दी बहुत थी, लेकिन अब तो घर आकर बहुत राहत महसूस हो रही है। तुम दोनों की यादें ही मुझे हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। आइए देखिए। अरे लगता है विक्रम वापस आ गया। कितना इंतजार किया था उसे देखने का, अब तो दिल से खुशी छुपाई नहीं जा रही। चलो चलो बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए। अब हम सब मिलकर उसकी वापसी का जश्न मनाएंगे। चलो चलो। सुशीला और अविनाश दोनों विक्रम के सामने खुश होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन विक्रम की निगाहों से कुछ छिपा नहीं रहा था। उसकी आंखों में वो गहरी चिंता और खौफ था जो वो कभी छुपा नहीं सकता। वो महसूस कर रहा था कि उसके माता पिता कुछ छिपा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उनके चेहरे पर वो जो हंसी थी वो किसी दुख को छुपाने की कोशिश थी। विक्रम के दिल में खटका हुआ था, और उसे ये एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके माता पिता मुसीबत में हैं। अरे क्या हुआ, आप दोनों इतने उदास लग रहे हो? कुछ तो बात है ना? कोई बात है? क्या हो गया है पापा? क्या बात है? आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या वो बेटा, मतलब ठीक है तू? चलो पहले भीतर आओ, तुम्हें सब बताते हैं। आ जाओ आ जाओ।
फिर सब समझा देंगे, तुम चिंता मत करो। तीनों घर के भीतर आ जाते हैं, लेकिन वातावरण में कुछ अजीब सा खामोशी थी। विक्रम की आंखें अपने माता पिता के चेहरे पर छुपे तनाव को महसूस कर रही थीं। वह जानता था कि कुछ गलत था, लेकिन अब वह चुप रहकर उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, अब बताइए क्या हो गया, क्या बात है, क्या दिक्कत है? बेटा, हमें तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए था, पर हम डर गए थे कि तुम पर असर न पड़े। बेटा, दरअसल बात यह है कि गांव के जमींदार ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है बेटा। उसने हमारी जमीनें छीनने की धमकी दी है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमने बहुत कोशिश की विक्रम, लेकिन वह बहुत ताकतवर है। वो हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। हमें डर है कि अगर हम न झुके तो बहुत कुछ खो सकते हैं। बेटा, ये सब बहुत कठिन है, लेकिन तुम इसे समझ सको इसलिए हमें तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तेरी पढ़ाई के लिए तो हम अपना खेत पहले ही गिरवी रखवा चुके थे। तभी जमींदार ने कहा था कि हम इस गिरवी रखे खेत में अपनी फसल उगा सकते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया बेटा, सब कुछ तो ठीक लग रहा था। हम सोचते थे कि यह कदम तुझे बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए सही होगा, पर अब वह हर बार कोई न कोई चाल चलकर सारी फसल हथिया लेता है। हमें सिर्फ जीने लायक ही हिस्सा देता है। हम जैसे हर दिन उसी के रहमो क्रम पर जी रहे हैं बेटा। हम कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं इसे नहीं सह सकता। हम इस जमींदार के खिलाफ खड़े होंगे। हम अपना हक छीन कर लाएंगे। पिताजी, क्या आपने उसे बता दिया है कि मैं शहर किसानी की पढ़ाई करने गया था? नहीं बेटा, हमसे नहीं हो पाया। हमें डर था कि अगर वह जान गया कि तुम शहर में किसानी की पढ़ाई कर रहे हो तो वह हमें और दबाएगा। वह ये सोच सकता था कि हम और भी विरोध करेंगे और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक कि गांव के लोगों को भी यही लगता है कि तू शहर मजूरी करने गया है। यह आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब बस आप देखते जाइए मैं उस जमींदार का क्या करता हूँ। अब हम खुद को कमजोर नहीं होने देंगे माँ पापा। अब हम सब मिलकर इस जमींदार से अपना हक छीनेंगे। जमींदार अपने बड़े से हवेली नुमा घर के आंगन में खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी, जैसे वह किसी राजा की तरह अपने साम्राज्य का मालिक हो। तभी विक्रम वहां पहुंचा। अरे 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 विक्रम, आओ 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 भैया, आओ आओ। लगता है कि तुम भी अपने गांव लौट आए हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, देखकर तुम्हें दिल खुश हो गया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। वो क्या है ना कि मैं और पिताजी मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से फसल उगा पाएंगे, है ना जमींदार साहब? अब हम भी अपनी मेहनत से सब कुछ बदल देंगे। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यह तुमने सही कहा। अच्छा, तो तुम और तुम्हारे पिताजी मिलकर अब खेती के बारे में कुछ नया सोच रहे हो? हाँ, वैसे तुम तो शहर मजदूरी करने गए थे ना, फिर अचानक वापस गांव क्यों लौट आए? अब क्या बताऊं जमींदार बाबू, कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं ना कि सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने आप को चतुर समझकर भोले भाले गरीबों का शोषण करते हैं, जो दूसरों को दबाकर अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। वैसे भी शहर में मैं सीखने गया था जमींदार साहब, पर घर वालों को बिना मदद के छोड़ नहीं सकता था। क्या क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? अरे मैं तो यह कहना चाहता हूँ जमींदार जी कि अरे मुझसे दिन भर काम करवाता, अरे खूब काम कराता और मुझे 2 वक्त का खाना बस दे देता। खाओ काम करो, खाओ काम करो, खाओ काम करो। मैं शहर पैसे कमाने गया था या फिर 2 वक्त का खाना खाने? तुमसे क्या छुपाना जमींदार साहब, मुझे तो उस शहर के मालिक ने सिर्फ एक कामकाजी मशीन बना दिया था। ऐसा लगता था कि मेरी मेहनत के बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बस जैसे कोई गुलाम की तरह इस्तेमाल हो रहा था मैं। हर रोज़ अपने शरीर को तोड़ते हुए उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि मैं भी इंसान हूँ, कोई और नहीं, जिसे थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी इज्जत मिलनी चाहिए। क्या यह इंसानियत है? हाँ भैया विक्रम, यह बात तुमने सही कही। इस सबसे अच्छा तो हमारा गांव ही है। अब भाई मुझे ही देखो,
कितने लोग अपना खेत हमारे पास गिरवी रखते हैं और मैंने कभी उस पर अपना हक नहीं जताया। जिसका खेत है भैया वही खेती करे, वही उगाए, और ऊपर से मैं तो और पैसे देता हूँ खेती करने के लिए। ले जाओ भैया, अच्छे से मन लगा के खेती करो। हाँ जमींदार बाबू, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। पिताजी ने कहा था कि आप इतने दयालु हैं कि खेती के लिए भी पैसे अलग से उधार देते हैं। जब मैंने अपने पिताजी के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे यह समझ में आया कि असल मेहनत का क्या मतलब होता है। हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। हर दिन की मेहनत हमें मजबूत बनाती है और हमें अपना हक पाने की ताकत देती है। तो जमींदार साहब, अगर आप सच में इतने दयालु हैं तो क्या हमें भी कुछ मदद मिल सकती है? अब हम आपके मदद का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे पिता ने बिल्कुल सही कहा है विक्रम, तुम सही कहते हो। हम तो हमेशा से मदद करते आए हैं और अगर खेती के लिए जरूरत हो तो हम जरूर मदद करेंगे। पर विक्रम, तुम्हें समझना होगा कि हम जो मदद देते हैं वह अपने तरीके से ही होती है। तो जमींदार बाबू, अगली फसल के लिए मुझे कर्ज दे दीजिए। क्या आप इतने दयालु नहीं हैं जमींदार साहब? जैसे आप दूसरों को कर्ज देते हैं वैसे ही मुझे भी अगली फसल के लिए कर्ज चाहिए। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा। पर क्या तुम्हें खेती के बारे में कुछ पता भी है? क्या तुम जान पाओगे उस मेहनत और संघर्ष को जो खेतों में लगती है? नहीं ना? सोच लो, बिना समझे कदम बढ़ाना, फिर पछताना नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो खेती का ख्वाब भी नहीं आता है। हाँ, पर पिताजी को सब पता है। मैं तो बस पिताजी का हाथ बटाऊंगा ना जमींदार जी। उनकी मेहनत और उनका अनुभव ही मेरी ताकत है। बस उनका साथ चाहिए, फिर देखिए हम भी किसी से कम नहीं। जमींदार जी मन ही मन सोचते हैं, अरे ये तो ससुरा बड़ा बेवकूफ लड़का है। इसे अभी ऐसा बेवकूफ बनाऊंगा कि इसे इसकी नानी दादी याद आ जाएगी। रुक जा बेटा, ए सूर्या, जा अंदर से पैसे की थैली और नीला वाला कागज ले आ। तेरे हाथों में जो ताकत है वो इस काम में ही दिखेगी। देख, ये सब सादगी से नहीं होगा। हमें थोड़ी कड़ी मेहनत और जोश से ही यह सब हासिल करना पड़ेगा। सूर्या कागज और पैसे की थैली लाकर बड़ी गंभीरता से टेबल पर रख देता है। यह लो बेटा, यह है कागज, अब लगा दो दनादन। ये क्या कागज है जमींदार जी? अरे बेटा, यह कागज है नए करार का, जिसमें लिखा है कि अगर तुम फसल को 1.5 महीने पहले काट लोगे तो फसल तुम्हारी नहीं रहेगी और फिर सारी फसल हमारी होगी। बस इतना ही लिखा है। तुम समझ रहे हो ना? इस करार में बसा है एक बड़ा विश्वास, और अगर तुमने कुछ गलत किया तो इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं, हमारी पूरी मेहनत पर पड़ेगा। अरे 1.5 महीना, ये तो बहुत ज्यादा है। जमींदार बाबू, इतने में तो शायद 2 बार खेती हो सकती है। हाँ, आप बहुत दयालु हैं जमींदार बाबू। आपकी बातों में कुछ ऐसा है जो दिल को सुकून देता है, लेकिन सच कहूं तो ये सब समझ में आना भी थोड़ा मुश्किल है। खैर, अब मैं चलता हूं। उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा और हम दोनों के लिए ही सही होगा। धन्यवाद आपका। फिर कभी मुलाकात होगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जाओ भैया, आराम से जाना। खैर, तुम अपना ध्यान रखना और किसी परेशानी में फंसना मत। भगवान तुम्हारा भला करे, फिर मिलेंगे। जमींदार ने उसकी तरफ एक तसल्ली भरी नजर से देखा, फिर अपनी जेब से पैसे की पोटली निकालकर विक्रम के हाथ में रख दी। विक्रम ने पोटली ली। विक्रम ने आखिरी बार जमींदार को देखा, फिर धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। अरे कितना बेवकूफ लड़का है। यह तो बेवकूफी में अपने बाप को भी पीछे छोड़ देगा। अरे ऐसी कौन सी फसल है जो 1.5 महीने में पैदा कर लेगा? इसके पहले तो इनके हाथ में 1-2 बोरी आ जाती थी फसल की ससुरा। इस बार तो कुछ भी नहीं आएगा, रह जाएगा ठन ठन गोपाल। विक्रम पैसे की पोटली लेकर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज जान लिया हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी
जो किसी नई उम्मीद या किसी गहरी सोच को बयां करती थी। माँ, बाबूजी, बड़ी अच्छी खबर है। क्या हुआ बेटा? जमींदार से मिलने गया था ना, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा जमींदार साहब ने बेटा? तुम्हें सच में एक मौका दिया है। अरे माँ, बिल्कुल। हाँ माँ, जमींदार साहब ने हमें एक मौका दे दिया है। वो चाहते हैं कि हम अपनी जमीन की सभी शर्तें पूरी करें और फिर वो हमें वापस दे देंगे। हाँ, कैसा मौका बेटा? शर्तें पूरी करना तो और भी मुश्किल हो सकता है। क्या यह सब इतना आसान है? उन्होंने एक शर्त रखी है। जमींदार साहब ने कहा है कि अगर हम 1.5 महीने में फसल काट लेंगे तो सारी फसल हमारी हो जाएगी। माँ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें यह करना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1.5 महीने में? क्या यह सच में मुमकिन है विक्रम? इतनी जल्दी फसल तैयार हो सकती है? और अगर नहीं कट पाई तो सारी फसल उनकी होगी। और क्या है? तो फिर हमें इस मौके को गंवाना नहीं होगा। अगर हमारी मेहनत सही दिशा में हुई तो ये सब हमारी मेहनत का फल होगा। हमारी पूरी जिंदगी और मेहनत एक शर्त पर टिकी है। अगर यह फसल हमारी हो गई तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं, भगवान, ये क्या कराया तू? तेरे बाबूजी इतने सालों से खेती कर रहे हैं, कम से कम 4-5 महीने लगते हैं फसल काटने में। दिन रात की मेहनत के बाद भी तना समय लगता है। फिर ये कैसे संभव होगा? बेटा, क्या हम इसे कर पाएंगे? क्या हमारे पास इतना समय और ताकत है? हम सब मिलकर इसे करेंगे माँ। अरे, शहर में पढ़ लिख कर आया है तो क्या खेती किसानी का सारा ज्ञान भूल गया है क्या? अरे, 1.5 महीने में कौन सी फसल होगी? पागल हो गया है क्या? क्या इसलिए पढ़ाया लिखाया था तुझे कि तू कुछ भी करके आ जाएगा बिना समझे समझे? क्या ये तुझे सिखाया था कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को ऐसे ही हल्के में ले लेगा? अरे बाबूजी, माँ जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। अरे, मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। मैंने सोच समझ कर ही यह फैसला लिया है। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम इसे खो देंगे तो हमें फिर कभी यह मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा, ये इतना आसान नहीं होगा। अब क्या सुने बेटा? तेरी ये गलती की वजह से हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तेरी इतनी मेहनत की कीमत तेरे बाबूजी ने पूरी जिंदगी इस जमीन में लगा दी, और तू एक ही पल में इसे खोने जा रहा है। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। माँ, मैं जानता हूँ कि यह खतरा है और मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, लेकिन अगर हमें हमारी जमीन और फसल वापस चाहिए तो हमें यह मौका गंवाना नहीं होगा। माँ, मैं किसी भी हालत में हमारी मेहनत को नष्ट नहीं होने दूंगा। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा ताकि हमारी मेहनत जाया न हो। माँ, बाबूजी, मैं जानता हूँ कि यह एक बड़ा खतरा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम यह कर सकते हैं। हम सब मिलकर इसे सही करेंगे और हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। मैंने एक योजना बनाई है, आप भरोसा तो रखो मुझ पर। माँ, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन मैंने सब कुछ सोचा है। मैंने जमीन की पूरी स्थिति को समझा है और अब जो भी करना होगा हम मिलकर करेंगे। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। हम सबका हौसला और मेहनत हमें ये सफलता दिलाएंगे। हाँ, चल ठीक है। अगर तुझे सच में यकीन है बेटा, तो हम तुम्हारे साथ हैं। बता, क्या है तेरी योजना? जिस काम को करने में 5 से 6 महीना लगता है, उस काम को तू 1.5 महीने में कैसे कर लेगा? बता जरा। तुझे कैसे यकीन है कि इस बार ये काम हो जाएगा? हम तो पिताजी, आजकल खेती में एक नई चीज आई है, विशेष खाद, जिसे अंग्रेजी में फर्टिलाइजर कहते हैं। इससे फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। पिताजी, इस फर्टिलाइजर से फसल का विकास तेजी से होता है। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो 1.5 महीने में हमारी फसल पूरी तरह से तैयार हो सकती है। हाँ, अब बेटा, मैंने सुना तो है, पर यह मिलते कहाँ हैं? और इतनी महंगी भी होती है कि हम खरीद नहीं पाएंगे। अरे पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ बाबूजी, हमें इस नए तरीके को पूरी तरह से समझकर ही अपनाना होगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ हम इसे सही तरीके से करेंगे। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और हम किसान हैं। हमें फर्टिलाइजर कम कीमत पर मिलेगा। तो आपने जो मुझे मोबाइल दिलाया था ना, उसी से हम ऑनलाइन फर्टिलाइजर मंगवा लेंगे।
3 से 4 दिनों में कंपनी वाले हमारे घर तक, यहाँ घर के दरवाजे तक पहुंचा के जाएंगे। लेकिन फिर भी बेटा, अब 1.5 महीने में फसल यह कैसे हो सकता है? तू कह रहा है बेटा, लेकिन हमारी जमीन और मेहनत सब इस पर निर्भर है। क्या हम इसे सही से कर पाएंगे? जरेनिया, तू अगर इतना यकीन करता है तो हम तुझे पूरी मदद देंगे बेटा, मगर ध्यान रखना, अगर कुछ गलत हुआ तो फिर हमें क्या होगा? अरे पिताजी, आप भूल गए क्या आप लोगों ने मुझे खेती की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, आवारागर्दी के लिए नहीं। मैंने सीखा है कि नई तकनीक और फर्टिलाइजर की मदद से हम पालक को सिर्फ 30 दिन में उगा सकते हैं, बस 30 दिन में। जी हाँ पिताजी, यही सच है। नई तकनीक से हम फसल को बहुत जल्दी उगा सकते हैं, और अगर हम सही तरीके से काम करें तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें बस मिलकर इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। क्या सच में? पर बेटा, आमतौर पर तो पालक उगाने में 5 महीने का समय लग जाता है, लेकिन बेटा ये कितना बड़ा बदलाव है। क्या तुम इतना यकीन कर सकते हो कि हम इसमें सफल होंगे? हमारी सारी मेहनत तो इस पर निर्भर है। हाँ हाँ पिताजी, अरे आप ये सब छोड़िए, आप बस देखते जाइए। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि नई तकनीक से क्या क्या संभव है। माँ, मैं जानता हूं कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम इसे सही करेंगे। हमें बस पूरा भरोसा रखना होगा। हाँ ठीक है बेटा, अब तूने पढ़ा लिखा है तो जैसा तू ठीक समझे भाई। ठीक है बेटा, अब तुम्हारे ऊपर है। माँ, पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। अब हम सफलता के करीब हैं, बस एक कदम और बढ़ाना होगा। उसकी आवाज में पूरी तरह से ठान लेने का जोश था, जैसे उसने अपने भविष्य के लिए एक कड़ी कसम खाई हो। अब उसके परिवार को भी यकीन हो रहा था कि विक्रम इस राह पर चलते हुए उन्हें सफलता की ओर ले जाएगा। 3 दिन बाद डिलीवरी वाला फर्टिलाइजर और बीज विक्रम के घर छोड़ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, हम इसे सही समय पर मंगा लेंगे। अब यह बस शुरुआत है। हाँ, अब इस फर्टिलाइजर और बीजों को जल्दी से घर के भीतर रखवा देता हूं, इस पर जमींदार की कहीं नजर ना पड़ जाए। विक्रम की आंखों में उत्साह और खुशी की झलक थी, जैसे उसने किसी बड़ी मंजिल को हासिल किया हो। वह दरवाजे पर खड़ा था और जब फर्टिलाइजर की और बीजों की बोरी देखी तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। इस छोटी सी जीत ने उसे और भी ज्यादा मेहनत करने का जज्बा दिया। अरे बेटा, चल इन बीजों को बो आते हैं और यह खाद भी डाल आते हैं। अरे नहीं नहीं पिताजी, अभी हम सिर्फ बीज बोएंगे। यह खाद हम रात के अंधेरे में डालेंगे ताकि इस पर जमींदार या उसके आदमियों की नजर ना पड़े। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। रात को खाद डालने के बाद हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। तू ठीक कह रहा है बेटा, जमींदार की नजर पड़ने से कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, काम जल्दी खत्म करना होगा। विक्रम ने जल्दी जल्दी सारी बोरियों को घर के अंदर रखवाया और उसकी आंखों में एक हल्का सा तनाव था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रम के चेहरे पर चिंता और सतर्कता की भावनाएं स्पष्ट दिख रही थीं। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी, जैसे वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा हो। उसकी सोच पूरी तरह से इस पर केंद्रित थी कि अगर जमींदार को इस नई तकनीक का पता चल गया तो उनकी सारी मेहनत और योजना पर पानी फिर सकता था। विक्रम खेत में जाकर पालक के बीजों को बोने लगा और उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता और संकल्प था। कुछ दिनों बाद जमींदार वहां आ पहुंचता है। उसकी मौजूदगी जैसे हवा में एक तनाव पैदा कर देती है। हे, क्या रे विक्रम, कौन सी फसल लगा रहा है? मैं पालक की फसल लगा रहा हूँ जमींदार जी। अरे अविनाश, तेरा बेटा तो तुझसे भी बड़ा मूर्ख निकला। क्या तुझे पता भी है कि इसने क्या किया है? इसने मुझसे जो पैसे लिए हैं ना, उसके बदले यह शर्त रखी है कि अगर 1.5 महीने में फसल की कटाई नहीं की तो भैया सारी फसल मेरी हो जाएगी। अब बताओ, कितना बड़ा बेवकूफ है तेरा लड़का। इतना भी नहीं पता कि 1.5 महीने में कोई फसल हो ही नहीं सकती। यह सारी बात सुनने के बाद भी अविनाश जमींदार को कोई जवाब नहीं देता है। उसका चेहरा निश्चल था
उसकी आंखों में किसी प्रकार की निराशा या गुस्सा नहीं था, बल्कि वह बस जमींदार को रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए देखता रहा। जमींदार की तेज नजरें अविनाश पर थीं, लेकिन अविनाश ने अपनी आंखों में कोई हलचल नहीं दिखाई। वह बस शांत था, जैसे जमींदार के गुस्से और तानों से उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। है, लगता है कि तू भी अपनी बेटे की तरह पगला गया है। तुम तो समझ ही नहीं पा रहे हो अविनाश। खैर छोड़ो, मुझे तुम जैसों के मुंह लगना नहीं है। मैं तो चला भैया। इतना कहकर जमींदार अपनी खिसियानी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। देखते ही देखते 1.5 महीना बीत जाता है। जमींदार अपने घर में अपने नौकरों से बात कर रहा था और उसके चेहरे पर एक घमंड और आत्मविश्वास की झलक थी, जैसे उसे यकीन हो कि अब उसने जीत हासिल कर ली है। अरे ओ सूर्या। जी मालिक, जी मालिक। हाँ, आज पूरा 1.5 महीना बीत गया है। एक काम करो, जाओ और जमींदार को और बाकी गांव वालों को भी अविनाश की जमीन के पास इकट्ठा कर लो। आज अविनाश और उसके बेटे विक्रम का भर भर के मजाक बनाऊंगा। ससुरे कहीं के 1.5 महीने में फसल करने चला था, बड़ा आया। देखते हैं अब यह दोनों क्या कर पाते हैं जो मुझे चुनौती दी। अब मजा आएगा, आज इन्हें सबक सिखाऊंगा। जी मालिक, जी मालिक। सूर्या जमींदार की आज्ञा मानने के लिए चल पड़ता है। लोग अविनाश के खेत के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने फसल को देखा, उनके कदम रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी और अविश्वास की झलक थी। वे एक दूसरे को देखकर जैसे यकीन नहीं कर पा रहे थे। पूरा खेत पालक के सुंदर पत्तों से भरा हुआ था और उनकी हरी भरी चादर जैसे किसी जादू से बिछी हो। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो और धरती ने अपने आप में बदलाव ले लिया हो। हर पत्ते पर सुबह की ओस की बूंदें चमक रही थीं और खेत की हर जरा सी जगह में जीवन की ताजगी बसी हुई थी। ये क्या है? 1.5 महीने में पालक की फसल इतनी बड़ी और खूबसूरत कैसे हो सकती है? यह सब कैसे हो गया? इतने कम दिन में इतनी अच्छी पैदावार, यह क्या चक्कर है भाई? क्या सच में इतनी जल्दी यह हो सकता था? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने विशेष खाद यानी फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया था। नई तकनीक और फर्टिलाइज़र से हमारी मेहनत का रंग दिखा है। यह तरीका कुछ नया था, पर मुझे यकीन था कि अगर सही से किया जाए तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। जमींदार का चेहरा अब कुछ और ही था। उसकी आंखों में आक्रोश था, लेकिन साथ ही एक हैरानी भी थी। जमींदार को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया। तो तुम कह रहे हो कि यह फसल सिर्फ फर्टिलाइजर की वजह से इतनी जल्दी और इतनी अच्छी हो गई है? जी हाँ जमींदार जी, यही सच है। हमें उम्मीद थी कि यह तरीका काम करेगा और देखिए फसल तैयार है। ओहो, वाह वाह वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो विक्रम। वाकई में यह तो तुमने करिश्मा करके दिखा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, मैं देख रहा हूं तुम दोनों ने बहुत कुछ किया है। आज पहली बार जमींदार अपनी शर्त हारा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में एक गहरी जलन और कुंठा की लहर थी। वह महसूस कर रहा था कि उसकी सारी ताकत, उसके सारे अहंकार और उसकी हर रणनीति अब नाकाम हो चुकी थी। यह हार उसे अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन बाहर वह इसे किसी भी कीमत पर दिखाना नहीं चाहता था। और फिर जमींदार के शातिर दिमाग में एक नई तरकीब आई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वह फिर से कुछ बड़ा सोचने की कोशिश कर रहा हो। वाह वाह विक्रम, वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिखाया। सच कहूं तो मैंने तो तुम्हें कम आंक लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी और इतनी खूबसूरती से फसल तैयार कर दी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे तुम्हारी मेहनत का पूरा सम्मान है विक्रम। जमींदार ने सबके सामने एक नई चाल चली और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अब जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे खेत को तुम्हारे पिता ने मेरे पास गिरवी रखा है, तो मैं पूरे गांव के सामने
तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। अगर तुम मेरी शर्त को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे खेत तुम्हें वापस कर दूंगा और सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। सबके सामने बोल रहा हूं, लेकिन याद रखना यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर तुमने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी सारी मेहनत और यह फसल मेरे हाथों में चली जाएगी। देखते हैं विक्रम, किसकी जीत होती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। कहिए, आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है जमींदार जी। मैंने पहले ही ठान लिया है जमींदार जी कि मेरी मेहनत और यह फसल किसी के सामने नहीं झुकेगी। हाँ तो ठीक है सूर्या, अविनाश और विक्रम के कागज पर अंगूठा ले लें। अविनाश और विक्रम कागज पर अंगूठा कर देते हैं, जैसे उनका हर निर्णय, हर वादा एक कसम बन जाता है। जमेदार बाबू, शर्त क्या है वह तो बता। हाँ, तो शर्त यह है कि तुम जो फसल उगाओ उसमें जमीन के 1 फुट नीचे की फसल मेरी और 2 फुट ऊपर की फसल भी मेरी। अब अगर तुम बाकी बची हुई फसल को बेचकर ज्यादा मुनाफा बनाते हो तो मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। सीधी बात है। और अगर नहीं कर पाए तो फिर भैया भूल जाना अपनी जमीन। जमींदार की इस शर्त को सुनकर सभी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी और बेचैनी की झलक थी। वो समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक मामूली सौदा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की अगली दिशा तय करने वाला है। जमींदार जी, मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे कर दीजिए। ये भला कैसे संभव है कि नीचे और ऊपर की फसल आपकी हो और बाकी पैदावार को बेचकर हम ज्यादा पैसे कमा लें। अरे माफ कर दीजिए और इस शर्त को वापस ले लीजिए। ये तो असंभव शर्त है। अपनी शर्तों में ऐसा उलझा देता है कि हर कदम पर तनाव और डर बढ़ता जाता है। ये कोई सिर्फ सौदा नहीं है, ये एक परीक्षा है। कितनी मेहनत से तुम अपनी जमीन, अपना सपना बचा पाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, ये शर्त तो तुम्हारे बेटे ने खुद बनाई है, अब उसे भुलाना नहीं होगा। एक बार तुमने कागज पर अंगूठा लगा दिया तो लगा दिया, अब यह वापस नहीं हो सकता। सो चलो। किसान का दिल अब टूट चुका था और वह बस उस घड़ी के पल को महसूस कर रहा था जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। विक्रम मन में सोचता, अब हे भगवान, हम तो बुरी तरह से फंस गए। मैंने जितना सोचा था यह जमींदार तो उससे भी ज्यादा चतुर निकला। क्या हम सच में कुछ नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है भाई, तो अब तुम लोग फसल की तैयारी करो, मैं चलता हूं। और हाँ, फसल का समय 5 महीना ही है। इस बार जितना समय चाहिए उतना समय, लेकिन ध्यान रखना यही आखिरी मौका है। अब तुम लोग देखो क्या कर सकते हो। आप सच में बहुत दयालु हैं जमींदार जी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें जो करना है वो बस अब करना होगा। बस आपसे मेरी एक विनती है कि आप मेरी भी एक शर्त मान लीजिए। अच्छा, क्या शर्त है बताओ। इन 5 महीनों में आप या आपका कोई नौकर हमारे खेत को नहीं देख सकता। मतलब आप यहाँ 5 महीने तक आएंगे ही नहीं। हमारे खेत में कोई बाहरी दखल नहीं होगा। हम अपनी मेहनत से ही इसे बढ़ाएंगे। अगर यह शर्त तुम्हें मान्य है तो समझ लो यह हमारा आखिरी समझौता है। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं इस शर्त को मानता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहते हो। देखिए, इस बार हमारी मेहनत भी लगी है, हमारी उम्मीदें भी जुड़ी हैं। हम सब मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन यह जमींदारी के खेल में हम छोटे हैं। अगर हमारी फसल ठीक से बढ़ जाए और हम आपसे कुछ ज्यादा मुनाफा कमाने में सफल हो जाएं, तो क्या आप हमारी जमीन पर से ये शर्त हटा सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। बस अगर हम इस बार ज्यादा मुनाफा कमाते हैं तो। जमींदार को यह शर्त सुनकर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में एक कुटिलता छिपी हुई थी। उसे लगा कि विक्रम की यह शर्त उसकी जीत को और भी आसान बना देगी। उसका मन खुश था, जैसे उसने किसी खेल में एक नया मोहरा फेंक दिया हो जिसे वह अपने हिसाब से चला सके।
विक्रम और अविनाश घर आ जाते हैं। अरे बेटा, ये तूने कैसी शर्त मान ली? जमीन के भीतर 1 फुट और जमीन के ऊपर 2 फुट। इसके बाद तो हमारे हाथ कुछ बचेगा ही नहीं तो बेचेंगे। क्या हमने सच में जमींदार की चतुराई को समझा? क्या हम सच में इस शर्त को निभा पाएंगे? अरे पिताजी, आप चिंता ना करें। अभी हमारे पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में हम जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। जमींदार भी देखता रह जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। हाँ, हमें अपनी मेहनत और समझदारी पर भरोसा करना होगा। हम इन 5 महीनों में जमींदार को साबित करेंगे कि हम सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि उसकी योजना से कहीं ज्यादा चतुर और मजबूत हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। देखते हैं कि यह ससुरा विक्रम क्या कर लेता है। बड़ा आया अज्जू जमींदार से चतुरा करता है। अब बस 5 महीने की बात है, फिर अविनाश की जमीन मेरी हो जाएगी। उसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत का फल मिल जाएगा। और फिर देखता हूं यह विक्रम क्या कर लेता है। तुम दोनों को तो लगा होगा कि तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन इस बार खेल जमींदार का होगा। तुम देखोगे कैसे तुम लोगों के सारे सपने बिखरते हैं। जमींदार की हंसी में जीत का घमंड था और वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि अब कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। लेकिन वह नहीं जानता था कि विक्रम के दिमाग में क्या चल रहा है। विक्रम की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। देखते देखते 5 महीने बीत गए और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई जानता था कि यह वक्त ही तय करेगा कि जमींदार की शर्त को कौन जीतने वाला है। अब सारे गांव वाले वापस से एकत्र हुए थे। गांव वालों के चेहरे पर सवाल था, शर्त का विजेता कौन है? अरे अरे अरे, यह तुमने अपने खेत को ढक काहे रखा है? अरे काहे का तुम्हारा खेत? अब तो यह खेत मेरा हो गया। मेरी शर्त के आगे तुम कुछ नहीं कर सकोगे। यह तो मुझे पहले ही पता था। तुम लोग कितना भी मेहनत कर लो, मेरी योजना के आगे सब नाकाम ही साबित होने वाला था। क्या तुम समझ रहे हो अविनाश? एंजेलिस, तुम दोनों की मेहनत की कोई अहमियत नहीं है। तुम चाहे जितना भी मेहनत कर लो, मेरी शर्त के आगे सब कुछ बेकार है। तुम्हारी जमीन अब मेरी है और तुम दोनों इसको अपने हाथों से खो चुके हो। अब देखो, तुम दोनों सोचते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि जमींदार को हराया जा सकता है, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो तुम्हें यह समझ आ गया होगा ना। तुम दोनों मेहनत करो या क्या, मेरी शर्त के आगे तुम्हारी कोई भी ताकत काम नहीं आने वाली। अब सब कुछ मेरी जमीन का हिस्सा बनने वाला है। तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे जमींदार बाबू, आप एक बार हमारे खेत को तो देख लीजिए। हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हो वह वास्तव में उसका उल्टा हो। आप सोचते हैं कि आप सब कुछ समझते हैं जमींदार बाबू, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आप एक बार हमारे खेत को देखिए, फिर आपको खुद पता चलेगा कि असली जीत किसकी होगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इस पर्दे को हटाओ। अब हम सबको देखने दो कि शर्त का विजेता कौन है। जी मुखिया जी, मैं अभी हटाता हूँ। विक्रम ने बड़ी चतुराई से फसल पर से पर्दा हटाया और जैसे ही पर्दा गिरा, सभी गांव वालों की आंखें फैल गईं। सामने जो दृश्य था वह बिल्कुल अद्भुत था। पूरे खेत में हरियाली के बीच कद्दू के पौधे किसी नए रूप में दिख रहे थे। विक्रम ने बड़ी सूझबूझ से कद्दू की खेती की थी और हर कद्दू को 3 फीट लंबे लकड़ी के डंडों पर लटका दिया था। गांव वाले एक के बाद एक हैरान होकर देख रहे थे। यह क्या? कद्दू को लकड़ी के डंडों पर लटकाया गया है? यह तो नया तरीका है। हाँ, यही तरीका था जिससे शर्त के मुताबिक कद्दू की फसल का कुछ हिस्सा जमींदार के नियंत्रण में न जाए। जमींदार बाबू, आपने शर्त में जो कहा था वह यह था कि जमीन के ऊपर और नीचे की फसल आपकी होगी, लेकिन यह कद्दू की फसल जो हवा में लटकी हुई है न तो जमीन के नीचे है और न ही ऊपर। अब आप क्या करेंगे? क्यों जमींदार बाबू, यह जो कद्दू हैं ये तो जमीन से 3 फीट ऊपर लगे हुए हैं। अब आप जमीन के 1 फुट नीचे और 2 फुट ऊपर की फसल बेचिए और मैं अपने 3 फीट ऊपर वाले कद्दू बेच कर आता हूँ। देखते हैं किसके पास ज्यादा धन आता है।
क्या किया? यह तुम्हारी जीत नहीं है। तुम मेरे खिलाफ किस तरह की साजिश कर रहे हो? सभी गांव वाले विक्रम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और उत्साह था। विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल जमींदार को मात दी थी, बल्कि पूरी गांव की उम्मीदें भी जीवित कर दी थीं। हर किसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वहीं जमींदार का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यह सब उसके साथ हो रहा है। उसका अहंकार, जो अभी तक उसकी पहचान था, अब चूर चूर हो चुका था। वह समझ चुका था कि उसकी हर योजना, हर चाल न केवल बेकार हो चुकी थी, बल्कि विक्रम की सूझबूझ के सामने वह बौना साबित हो गया था। जमींदार मन ही मन सोच रहा था। उसकी आंखों में गहरी निराशा और गुस्सा था। यह कैसे हो सकता है? अगर आज मैंने हार मानी तो मेरी प्रतिष्ठा तो खत्म हो जाएगी। मुझे किसी न किसी तरह इसका बदला लेना होगा। अरे बड़ा चतुर बनता है ना? तू रुक जा, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह गांव वाले तेरे पूरे परिवार को इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। अरे वाह 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 विक्रम, वाह वाह, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। कंपोनेंट प्लेसमेंट। सुनो, ध्यान से सुनो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और इस खेत को तुम्हारे नाम करता हूं। भाई, जिसने बुद्धिमानी दिखाई है, जिसने शर्त जीती है, वाहवाही तो उसकी बनती है। हाँ, तो आज मैं तुमसे बड़ा प्रभावित हुआ हूं विक्रम। इसी खुशी में आज शाम को अपने घर में एक छोटी सी दावत, ध्यान से सुनो, अपने घर में एक छोटी सी दावत गांव के सभी मर्दों को देता हूं। आप सभी मेरे घर पर जरूर आइएगा, ठीक है ना? ठीक है विक्रम, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ ने मुझे हराया है, मैं ये स्वीकार करता हूं। लेकिन किसी भी हाल में मैंने हमेशा गांव के भले के लिए काम किया है। यही कारण है कि आज तुम सबको मेरे घर पर दावत देने का फैसला किया है। और हां, तुम सभी को भी शाम को मेरे घर आकर मेरी मेहमान नवाजी का हिस्सा बनना होगा। यह मेरी हार के बाद की छोटी सी शांति वार्ता है। अब तुम सब मुझे माफ कर दो और इस जीत का जश्न मनाओ। धन्यवाद जमींदार बाबू, लेकिन आप समझिए कि असली जीत यही है कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, न कि किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाएं। जमींदार के बदले हुए व्यवहार को देखकर गांव वालों के मन में एक असमंजस और शंका का दौर शुरू हो गया। अब जमींदार की आवाज में जो घमंड और अहंकार पहले था, वह कहीं खो चुका था और उसकी बातों में एक अजीब सी झिझक और बेमनापन था। गांव वाले समझ रहे थे कि जमींदार का व्यवहार कुछ और ही इशारा कर रहा था। वह एकदम से इतना नर्म और विनम्र क्यों हो गया था? क्या वह किसी नए दांव की योजना बना रहा था? शाम को जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, सभी गांव वाले जमींदार के घर दावत के लिए पहुंचने लगे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और कुछ हद तक संदेह भी था, क्योंकि उन्हें अब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जमींदार सचमुच हार मान चुका है। जमींदार बाबू, हम सब तो आ गए, लेकिन यहाँ तो खाने का प्रबंध, मेरा मतलब है दावत जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। क्या जमींदार ने सचमुच दावत दी है या फिर ये कुछ और मकसद से किया है? ये तो कुछ भी नहीं, बस कुछ फल और पानी का ही इंतजाम किया है। ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बस दावत में थोड़ा इंतजार करना होगा। अरे काहे की दावत? ओ सूर्या, जाकर दरवाजे पर खड़े हो जा। आज किसी को बाहर मत जाने देना। सूर्या ने जमींदार का आदेश सुनते ही बिना कोई सवाल किए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हाँ तो क्या रे विक्रम, क्या रे? क्यों खुद को बड़ा चतुर चालाक समझता है रे तू? मुझसे ठगी करेगा? अरे अजू जमींदार से ठगी करेगा, समझ रहा है ना तू? ये जो खेल तू खेल रहा है, ये तुझसे कहीं बड़ा खेल है। अब तुझे तुझी के हथकंडों से सिखाया जाएगा। तू सोचता है मुझसे कोई ठगी कर सकता है? अब तू देख, तुझे मैं किस तरह सबक सिखाता हूँ। कैसी ठगी? जमींदार बाबू, आपने जो शर्त रखी थी उसने तो सिर्फ उसे पूरा किया है, इसमें ठगी क्या है? आपने खुद जो शर्तें तय की थीं वही तो मैंने निभाई हैं, तो यह ठगी कैसे हो सकती है? ठगी तो तब होती जब कोई किसी से छल करे,
लेकिन मैंने तो सिर्फ आपकी ही शर्तों को अपनी चतुराई से अपने पक्ष में किया है। अगर आप सच में इतना ही समझते हैं तो मैं तो यही कहूँगा जमींदार बाबू कि अब आपका अहंकार और घमंड सिर्फ आपको ही नुकसान पहुँचाएगा। मैंने कोई ठगी नहीं की, सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से शर्त जीत ली है। जमींदार की आवाज अब एकदम गंभीर और खतरनाक थी। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी झलक रही थी और उसका चेहरा अब पूरी तरह से विक्रम से नाराज था। उसने गुस्से में कहा, हे, मैं देख रहा हूं कि इस विक्रम की वजह से तुम गांव वाले अब मेरे सामने बोलने की हिम्मत करने लगे हो। रुक जाओ, तुम सबको अभी मजा चखाऊं। तुम सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। चलो, कोई बात नहीं, मैं तुम सबके सामने एक अवसर रखता हूं। तुम सब अपनी अपनी जमीन मुझसे छुड़वा सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना, मेरे पास कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और तुम सबकी कुल मिलाकर 4 बीघा जमीन है। तुम सब मिलकर अपनी जमीन पर खेती करो और मैं अपने नौकर से अपनी जमीन पर खेती करवाऊंगा। अगर तुम्हारी फसल मेरी फसल से ज्यादा दामों में बिकी तो मैं तुम्हारी सभी जमीनों को कर्ज मुक्त कर दूंगा और अपनी जमीन भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसकी बातों में एक तरह का डर और धमकी थी। गांव वालों की आंखों में अब चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। गांव वाले एक दूसरे की ओर देख रहे थे और हर किसी के मन में यह सवाल था, क्या वे इस चुनौती को स्वीकार करें और जमींदार के खिलाफ लड़ें या फिर चुपचाप उसकी चालों का शिकार बने। नहीं 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 जमींदार जी, हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं बाकी लोगों की जमीनों को खतरे में नहीं डालना चाहता। यह तो बहुत बड़ा खतरा है। हम अपनी जमीनों को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? तो तुम लोग यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी जमीनें ले लूं और तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूं? अरे ओ विक्रम, जमींदार अज्जू पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। ए सूर्या, इन सब के जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवा ले। चल जल्दी कर। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं अपनी हार मान लूंगा? मैं तुम सबको अपनी शर्त पर फंसा लूंगा। जल्दी कर सूर्या, नहीं तो तुम्हें भी सिखा दूंगा। जमींदार के नौकरों की आंखों में बर्फ जैसा ठंडापन था और उनके चेहरों पर एक बेरहमी का भाव साफ नजर आ रहा था। उन्होंने गांव वालों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें धमकाते हुए कागजों पर अंगूठा लगाने के लिए मजबूर किया। अगर तुमने अंगूठा नहीं लगाया तो भुगतना पड़ेगा, समझे? गांव वाले डर के मारे चुपचाप कागज पर अंगूठा लगाने लगे। उनके चेहरे पर डर और असहायता साफ झलक रही थी। कमरे में सिर्फ डर और सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी गुमसुम खामोशी फैली हुई थी, जैसे समय रुक सा गया हो। भैया, आज का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आया और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी आज की इस दावत में बड़ा मजा आया होगा। ये आप बहुत गलत कर रहे हो जमींदार बाबू। आपकी हर चाल, आपकी हर धमकी हमें डराती है, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो आप हमें हमेशा डराएंगे और शोषण करते रहेंगे। अरे ओ, गलती तो तूने की है अपनी चतुराई दिखाकर। अब देख, मैं तुझे तेरे ही खेल में कैसे हराता हूँ। अब मैं भी उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करूंगा और मेरे पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है। जितना मन उतना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस शर्त को जीत कर रहूंगा। हाँ, जाओ सब लोग। अब तुम सब देखो, मेरी ताकत और मेरे पैसों को किसी भी कीमत पर मैं इस शर्त को जीतूंगा। तुम्हारी हर चाल को नाकाम कर दूंगा। तुम जितना चाहो संघर्ष करो, मेरी जीत अब तय है। सारे गांव वाले चुपचाप बाहर निकलकर वे जमींदार के आदेशों से पूरी तरह से घबराए हुए थे। गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए थे और उनके चेहरों पर चिंता और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। उनके दिलों में डर था, लेकिन अब उस डर के साथ गुस्सा भी था जो उनकी बेइज्जती और शोषण से उपजा था। अरे अब क्या होगा भाई? जमींदार ने तो हमें अपनी चाल में फंसा लिया। नहीं, हम हार नहीं मान सकते। जमींदार की चालें हमें डरा सकती हैं, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं तो उसकी कोई भी चाल हमें हरा नहीं सकती। अरे धोखेबाज कहीं का! दावत के नाम पर बुलाकर हमारी जमीनें हड़पने की साजिश रच ली। कैसे हम इतने भोले थे
इसने हमें अपनी महफिल में बुलाया और अब हमारी सारी जमीन छीनने की योजना बना ली है। क्या यही उसकी दावत थी? अरे रुको रुको रुको, अब हमें सब कुछ खोने से डरना नहीं चाहिए। जमींदार ने हमें धोखा दिया है, लेकिन हम उसे जवाब देंगे। हम हार नहीं मानेंगे। इस बार हम उसकी साजिश को नाकाम करेंगे। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मेरा एक दोस्त है नरेश। वह गांव से बाहर रहता है, लेकिन वह बहुत समझदार और चालाक है। वह जमींदार की तरह सोचता है और हम उसकी मदद से जमींदार के खिलाफ एक चाल चल सकते हैं। नरेश कौन? विक्रम बेटा। क्या वह सच में हमारी मदद करेगा? और क्या वह जमींदार के खिलाफ हमें जीत दिला पाएगा? काका कॉलेज में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसके पिता का ट्रैक्टर का बड़ा कारोबार है। वह काका हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसके पास न सिर्फ कारोबार है, बल्कि उसके पिता का प्रभाव भी बहुत है। हम उनके साथ मिलकर जमींदार के खिलाफ एक मजबूत योजना बना सकते हैं। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहते हो विक्रम? देखो, जमींदार अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है। बैलगाड़ी से खेती करवाता है ना? अगर हम नरेश से ट्रैक्टर भाड़े पर ले आए तो ऐसी फसल खड़ी कर देंगे कि जमींदार की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो जमींदार तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी सारी चालें हम उलट देंगे। हाँ, अब हमें बस एकजुट होना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब जमींदार को उसके ही खेल में मात देंगे। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह! तुम्हारा दिमाग तो घी से भी ज्यादा चिकना है। क्यों? कंपोनेंट प्लेसमेंट। अगर हम सही तरीका अपनाते हैं तो जमींदार की सारी योजनाएं हमारी मेहनत के सामने ध्वस्त हो जाएंगी। ये जीत हमारी है, बस हमें एकजुट होकर सही कदम उठाना होगा। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी बुद्धि ने एक बार फिर से रास्ता दिखा दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सब साथ हैं विक्रम। तेरी इस चतुराई और मार्गदर्शन ने हमें ये यकीन दिलाया है कि हम जमींदार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यह हमारी लड़ाई है और हम एक साथ जीत सकते हैं। अब हमें एकजुट होकर ही जमींदार की चालों को नाकाम करना है। चलो कल सुबह ही चलते हैं नरेश के पास। वक्त बर्बाद नहीं करना है। जमींदार को दिखा देंगे कि मेहनत और ईमानदारी का फल कैसा होता है। हाँ, अब हम दिखाएंगे कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भी साजिश हमें हरा नहीं सकती। हाँ हाँ, चलो। अब की बार जमींदार की चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। अब हम उसे वही दिखाएंगे जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारी ईमानदारी अब जमींदार के अहंकार पर भारी पड़ेगी। सही कहा विक्रम, अब हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम उसकी चालों को। किसी ने कहा है कि मुसीबत जब आती है तो रास्ता भी साथ लेकर आती है। सभी गांव वाले विक्रम के साथ नरेश के ट्रैक्टर के शोरूम पहुंचे। भाई नरेश, हम एक बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर नरेश की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ निश्चय का मिश्रण था। विक्रम नरेश को पूरी कहानी बताता है। बस यही है हमारी मजबूरी भाई नरेश। अब हम फंसे हुए हैं। जमींदार ने हमें अपनी शर्तों में जकड़ लिया है। हमें बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? विक्रम, तुम जानते हो कि तुम पर भरोसा करने से कभी कोई गलती नहीं हुई है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन यह सिर्फ मेरी मदद नहीं, पूरे गांव वालों की मदद से ही कुछ हो सकता है। अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो जमींदार को उसकी ही चालों में उलझा सकते हैं। अरे भाई विक्रम, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारी किस्मत ने सच में साथ दिया है। तुमने सही वक्त पर यह कदम उठाया। अब जमींदार की चालों को हमें उलटना होगा और तुम पर भरोसा करके मैं पूरा यकीन करता हूं कि हम यह जंग जीत सकते हैं। क्या मतलब? अरे, तुम लोगों के लिए तो एक शानदार मौका है। देखो, मेरे यहां एक नई कंपनी आई है, स्पेस एक्स ट्रैक्टर्स। ये कंपनी 3 महीने तक लोगों को फ्री में नए ट्रैक्टर दे रही है, ताकि लोग देख सकें और समझ सकें कि ट्रैक्टर कैसे काम करता है। मेरे पास भी एक नया ट्रैक्टर आया है। अगर किसी ग्राहक को पसंद आ जाए तो वह उसे खरीद भी सकता है, और अगर पसंद नहीं आता तो वह बिना किसी खर्चे के वापस भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, यह एक बेहतरीन मौका है विक्रम। 3 महीने के लिए ट्रैक्टर मिलेगा, और अगर अच्छा लगे तो तुम खरीद सकते हो
और नहीं तो बिना किसी खर्चे के वापस कर सकते हो। यह हमें बहुत बड़ा फायदा देगा। इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को पहले से ज्यादा अच्छा और जल्दी तैयार कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा है क्या? हाँ, यही है सही मौका। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, पर यह सच है। इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर तुम अपनी फसल की गुणवत्ता और पैदावार को पहले से कहीं बेहतर बना सकते हो। 3 महीने का वक्त है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके तुम जमींदार की चालों को मात दे सकते हो। हाँ, और क्या, सुनो, मैं तुम्हारे नाम से इस स्कीम को कर सकता हूं। मतलब तुम कह रहे हो कि अगर हम यह मौका सही से पकड़ते हैं तो हम जमींदार को उसकी ही चालों में हरा सकते हैं? बिल्कुल, यही मौका है। हम साथ मिलकर काम करेंगे और इस ट्रैक्टर के साथ अपनी फसल बेहतर करेंगे। और तुम देखना, जमींदार तो सिर्फ बातों से ही हमें डराना चाहता था, लेकिन अब हमारी मेहनत और निष्ठा से वह हार जाएगा। हाँ, मतलब जमींदार को यह बात और भी चौंकाने वाली लगेगी और हमें एक फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा नरेश, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बार हम जमींदार को उसकी हार का स्वाद चखाएंगे। भैया, भगवान ने हमारी सुन ली। बेटा, यही वह मौका था जिसका हमें इंतजार था। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। तुम्हारी मेहनत और हमारे सपने का फल हमें जरूर मिलेगा। अरे वाह नरेश भाई, तुम तो सचमुच फरिश्ता बनकर आए हो। तुम्हारी मदद से अब हमें कोई नहीं हरा सकता नरेश। तुमने तो सचमुच हमें नया रास्ता दिखाया है। यह लो, बस इस कागज पर साइन कर दो, फिर 3 महीने तक यह ट्रैक्टर तुम्हारा है। और हाँ, समय पर वापस कर देना दोस्त। हमारा साथ तुमसे है विक्रम। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही हमें जीत दिलाएगी। अब वक्त आ गया है इस लड़ाई को जीतने का। धन्यवाद नरेश भाई, ये जो तुम कर रहे हो उसकी कद्र मैं पूरी तरह से करता हूँ। 3 महीने में हम कुछ ऐसा करेंगे कि जमींदार को पछताना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, तूने कमाल कर दिया यार। अब देखना जमींदार की हेकड़ी कैसे निकलती है। तुम हो तो हमारी उम्मीदें जिंदा हैं नरेश। अब जब हम जमींदार की उस हेकड़ी को तोड़ देंगे तो सच में सबको यह एहसास होगा कि किसकी जीत असली है। हाँ, अब की बार मेहनत से होगी खेती और फसल भी होगी दोगुनी। हम जो भी करेंगे वो अपनी पूरी ताकत से करेंगे। अब मेहनत की बारी है और हम उसे सही तरीके से निभाएंगे। हम अपनी जमीन से जो भी कड़ी मेहनत करेंगे वह हमें 2 गुना मिलेगा। हमारी मेहनत का फल अब हम खुद देखेंगे। चलो, और इस तरह एक दोस्त की मदद से गांव वालों को नई उम्मीद मिली। अब हम सब तैयार हैं जमींदार को यह दिखाने के लिए कि मेहनत और ईमानदारी की जीत कैसे होती है। गांव वालों ने एकजुट होकर अपने हौसले और मेहनत को एक नई दिशा में लगा दिया था। अब उनके दिलों में यह विश्वास था कि इस बार वे जमींदार को हराकर अपनी जमीन और अपनी इज्जत को वापस पा सकते हैं। सारे गांव वाले नए ट्रैक्टर को लेकर अपने खेत के सामने पहुंचे। उनकी आंखों में उत्साह और उम्मीद की चमक थी। तभी फर्टिलाइजर वाली आई और किसानों को फर्टिलाइजर दे गई। अरे भाई देखो तो, ये तो फर्टिलाइजर हमें घर तक दे गया। वाह 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 वाह, अरे ऐसा तो पहली बार हुआ है। अब तो खेत भी खुश हो जाएंगे। अब जमाना सच में बदल रहा है। चलो भाई, अब मेहनत दुगनी करनी है। हाँ काका, हाँ, ये जादुई खाद आप लोगों के घर तक पहुंच गई है। बढ़िया है, अब तो खेती करना और आसान हो गया। अरे वाह, अब खेतों में सोना उगाने का समय आ गया। हमारे जमाने में तो बैलगाड़ी से सामान ढोया जाता था और अब देखो खुद घर तक आ रहा है। हाँ, बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। अरे, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? काका, अब जमाना बदल गया है। पहले बैलगाड़ी से दिन भर में खाद खेत तक पहुंचती थी। अब तो बस एक फोन करो और देखो सीधे घर तक आ गई। अरे, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। काका, अब तो जमाना बदल गया है, ऑनलाइन का जमाना। अरे काका, अब दुकान जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से ही सब कुछ मंगवा सकते हैं। खाद, बीज, ट्रैक्टर के पार्ट्स, यहाँ तक कि हलवाई की मिठाई भी। अरे वाह, अब तो गांव भी शहर जैसा बन गया। पहले घंटों लाइन में लगो, फिर बैलगाड़ी भरो और अब बस एक बटन दबाओ और माल घर पहुंच जाता है। अब तो बारिश भी ऑनलाइन ही मंगा लो। जमाना सच में बदल गया बेटा, पर अपनी मिट्टी की खुशबू कभी नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन बेटा,
बीज कब तक आएंगे? अरे चिंता मत करो, मैंने बीज भी ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए हैं। 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। पहले इन खाद की बोरियों को भीतर रख लो, नहीं तो रात में नमी से खराब हो जाएंगी। चलो पहले इन्हें संभालते हैं। अरे रहने दो यहीं, कौन ले जाएगा इन बोरियों को। हाँ बेटा, सच कह रहा है, हम सब थक गए हैं। चलो कुछ देर सो लेते हैं, शाम ढल जाएगी तो उठा लेंगे। ये काम हम कर लेंगे, मगर थोड़ी देर सुस्ता लेने दो। अरे हाँ बेटा, आज तो बहुत काम हो गया है। मेहनत का असली सुख तो तब मिलेगा जब हमारी फसल हवा में झूमेगी। सच कह रहे हो, आज तो पूरे दिन भाग दौड़ लगी रही, अब बस आराम की जरूरत है। चलो अब चैन से सोते हैं। कल नई उम्मीद के साथ, सूरज की पहली किरण के साथ फिर खेतों में उतरेंगे। हाँ, कल से नई शुरुआत। अब देखना हमारी खेती कैसी लहलहाएगी। अब तो खेतों में सोने जैसा अनाज होगा। चलो बेटा, अब आराम से सोते हैं। कल एक नई शुरुआत होगी और फिर हमारी खेती के सपने सच होंगे। थकान से चूर गांव वाले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। थकान इतनी हो गई थी कि वे बोरियां अंदर रखना भूल ही गए। बड़े बड़े कामों में ये छोटी छोटी भूलें हो ही जाती हैं। दूर कहीं कोई काला साया चुपके से इन बोरियों को देख रहा था। अंधेरी रात में सूर्य जमींदार के दरबार में जाता है। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू। क्या रे सूर्य, इतनी रात को हाँफ क्यों रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया है जमींदार बाबू। अरे जमींदार जी, गांव वाले तो बड़े चतुर निकले। उन्होंने तो अच्छी मात्रा में खाद खरीदी है। और खाद खरीद ली है? क्या सोचते हैं ये लोग? कुछ भी कर सकते हैं। अरे और क्या हो गया? अरे बाबू, उनके पास एक नया ट्रैक्टर भी है। अरे बाबू, ये ट्रैक्टर तो सिर्फ एक शुरुआत है। इन लोगों के पास अब तकनीक है, मेहनत है और सबसे बड़ी बात एकता है। तुम अपनी ताकत से इनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या ट्रैक्टर? अरे इतने पैसे कहां से आ गए उनके पास? पैसे कहां से आए? रे मालिक, शायद भाड़े पर लिया होगा। पक्का भाड़े का ही होगा, नहीं तो इन लोगों के पास भला इतने पैसे कहां? ये लोग भाड़े पर ट्रैक्टर लेकर अपनी जिंदगी में क्या सुधार करेंगे? मालिक, अगर इनके पास ट्रैक्टर है और खाद भी, तो यह तो हमारी फसल को आराम से हरा देंगे। मालिक, इन लोगों की मेहनत और नई ताकत से हमारी फसल अब पिछड़ सकती है। यह अब पहले जैसा आसान नहीं होगा। मेरे मस्तिष्क में एक युक्ति आई है। गांव वाले सो गए हैं ना? हाँ मालिक, बड़े थके हुए थे। दिन भर की मेहनत के बाद अब तो गहरी नींद में होंगे। उनकी आंखों में जैसे हजारों दिनों की थकान चुपचाप समाई हो और उनके चेहरे पर राहत की एक छांव छाई हो। लगता है अब उन्हें आराम की जरूरत है, ताकि कल फिर से वही जोश और ताकत से काम में लग सकें। हाँ ठीक है, चल अब तू मेरे साथ चल। कहां कहां मालिक, कहां ले चलोगे मुझे? अरे चल तो सही। आज रात कुछ ऐसा करेंगे कि सुबह तक इन गांव वालों की सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। जब हम इस प्लान को अंजाम देंगे तो वो सब हैरान रह जाएंगे, जैसे उनके हाथों से सब कुछ फिसल गया हो। आज रात हम वो करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कल सबको यकीन होगा कि हमसे पंगा लेना बड़ी गलती थी। और इस तरह काली रात के अंधेरे में 3 काली छायां ट्रैक्टर के पास आकर खड़ी हो गईं। जैसे रात की खामोशी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली हो, वो तीनों साया उस अंधेरे में खो गए थे। साथ में एक बड़ा सा पात्र भी लेकर आए थे, जिसमें कुछ था जो इस योजना का अहम हिस्सा था। आज हम जो करेंगे वो सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, अपनी ताकत साबित करने के लिए भी है। इस बड़े पात्र को ट्रैक्टर के ऊपर अच्छी तरह से उड़ेल दे जा। इसमें क्या है मालिक? अरे इसमें मिट्टी का तेल है। इस ट्रैक्टर को हम आग लगा देंगे जल्दी। आज रात ये ट्रैक्टर जलने वाला है और फिर कोई भी हमें चुनौती नहीं देगा। तुम समझ रहे हो ना? ये सिर्फ आग नहीं, ये हमारी ताकत का इशारा है। क्या पर मालिक? मालिक, ये क्या कर रहे हैं हम? अरे चुप कर, चिल्ला मत। जो करना है वो करना पड़ेगा।
जब इस ट्रैक्टर का मालिक इनसे ट्रैक्टर मांगने आएगा तो ये अपना पूरा जीवन लगा देंगे, तब भी इसके पैसे नहीं चुका पाएंगे। तू समझ नहीं रहा, ये सिर्फ एक ट्रैक्टर नहीं है, ये हमारी जीत का पहला कदम है। अब जल्दी कर, समय कम है। हाँ मालिक, अब इनके पास कुछ नहीं बचेगा। शर्त हारने के बाद सारी जमीन आपकी हो जाएगी। बिल्कुल, अब इनकी सारी उम्मीदें हमारी गिरफ्त में हैं। जब ये सब खत्म होगा तो इनकी सारी जमीन हमारी होगी। ट्रैक्टर में आग लग जाती है और वो तेज लपटें अंधेरे में जैसे एक नई कहानी की शुरुआत हो। आग की चिंगारियां आसपास के अंधेरे को चीरते हुए उठ रही थीं। हाँ, अब देखता हूं, ये किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। ये तो हार चुके हैं। अब इनका कोई रास्ता नहीं बचा। सब कुछ हमारे हाथ में है और ये सब कुछ खो चुके हैं। अब ये केवल हमारी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। मालिक, चलिए चलिए, अब घर चलते हैं, कहीं किसी को शक ना हो जाए। जल्दी, हमने जो किया वो अब छिपा नहीं सकता। अब जल्दी कर, कोई भी कदम गलत नहीं होना चाहिए। अब घर चलते हैं। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? सुनो, इन फर्टिलाइजर की बोरियों को कौन उठाएगा? जल्दी रखवा, इन बोरियों को जल्दी से जगह पर रख दो, वरना कोई देख लेगा। सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रण में है, इन्हें यहां से जल्दी रखो। जी मालिक, जी मालिक। इन्हें हवेली में रखवा दो, हमें खाद खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, अब ये फर्टिलाइजर हमारे पास ही होंगे और किसी को शक तक नहीं होगा। हमारे पास अब जो कुछ है वो किसी और के लिए नहीं है। अब कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। दूर से आग की लपटें आसमान को छूने लगीं, जैसे रात के अंधेरे में किसी बड़ी तबाही का संकेत हो। आग की लपटें हवा में सरकती हुई ऊंची होती गईं और 3 काली छायां चोरी किए हुए खाद की बोरियों के साथ अंधेरे में विलीन हो गईं, जैसे रात की गहरी चुप्पी ने उन्हें अपना हिस्सा बना लिया हो। रात के सन्नाटे में एक ट्रैक्टर की चीखें गूंज रही थीं, जैसे वह गांव वालों को जगाना चाह रहा हो। क्या गरीब किसान अपनी जमीन हार जाएंगे? क्या बेईमानी की होगी जीत? या फिर कहानी लेगी एक ऐसा मोड़ जो हर किसी को चौंका देगा? सवाल हवा में लटके हुए थे, जैसे हर शब्द एक नई मुसीबत का संकेत दे रहा हो। उन शब्दों में संघर्ष और अनिश्चितता थी, जैसे किसी बड़ी ताकत के सामने छोटे लोग खड़े हों। कहानी अब किसी भी दिशा में जा सकती है, पर यह कहानी अब खत्म नहीं होने वाली। ये बस एक नई शुरुआत होगी। अरे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? नजरें यकीन करने को तैयार नहीं, दिल इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या करेंगे? अब किससे फरियाद करेंगे? अरे ये क्या हो गया? हाँ, हमारा ट्रैक्टर, ये किसने जला दिया? ये कैसे हुआ? दिल में आग लग रही है, समझ नहीं आ रहा किसने इतनी बुरी नजर डाली हमारी मेहनत पर। हमारी पूरी जिंदगी का इंतजाम था, हमारी ताकत था वो ट्रैक्टर, और ये किसी ने छीन लिया। किसकी हिम्मत हुई हमारी मेहनत को जलाने की? ये सिर्फ मशीन नहीं थी, ये हमारा सपना था। सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सारी जमा पूंजी खत्म। क्या किया था हमने? दिन रात एक कर दी थी अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए। और अब देखो, खाद की बोरियां भी गायब, सब कुछ लूट लिया गया। क्या ये हमारे साथ इंसाफ है? ये किसी ने जानबूझकर किया है, किसी से हमारी तरक्की नहीं देखी गई है। इतना जुल्म क्यों? ये साजिश क्यों? हमें तो लगता था कि हम सिर्फ अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये तो एक साजिश थी। क्या किसी को हमारी मेहनत इतनी खलती है? क्या किसी को हमारी तरक्की से डर लगने लगा? अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे हम सब लुट गए। कहाँ जाएं? क्या करें? सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो गया। दिल में एक गहरी टीस है और हाथों में खालीपन। हमने जो ख्वाब देखे थे वो चुराए गए। क्या हो गया हमें? अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ तन्हाई और दर्द। भाइयों, तुम सब धैर्य रखो, पुलिस को खबर करनी होगी। हमें इस अन्याय का जवाब देना होगा।
अब तक जो हुआ वो हम चुपचाप नहीं सहेंगे। हमें अपना हक छीनने नहीं देंगे, और ये सिर्फ पुलिस के हाथों से ही हो सकता है। नहीं सरपंच जी, नहीं नहीं, हमें पता है ये किसका काम है। अरे यही तो मौका था जमींदार के लिए। उसने हमारी तकलीफों का फायदा उठाया, हमारी कमजोरी का। अब कोई पुलिस नहीं आएगी, अब हमें किसी से मदद की जरूरत नहीं है। अब हम खुद हिसाब चुकता करेंगे, खुद उस जमींदार को सबक सिखाएंगे। जो किया है उसका खामियाजा वो भुगतेगा। अरे शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। किसी पर बिना किसी सबूत के आरोप मत लगाओ। हमारे गुस्से में दम है, लेकिन अगर हम सब कुछ बिना सोच समझकर करने लगे तो हम अपनी ही ताकत को कमजोर कर देंगे। अब यह वक्त है सोच समझकर कदम उठाने का, नहीं तो हम सबको और मुश्किल में डाल देंगे। सबूत होना चाहिए, और अगर बिना इसे हाथ में लिए हम आगे बढ़े तो हमें यह गलत साबित हो सकता है। भाइयों, क्या हमने कभी पहले खेती नहीं की है? हम आज तक बिना ट्रैक्टर और बिना फर्टिलाइजर के ही खेती करते आए हैं। हमने खुद को और अपने खेतों को खून पसीने से सींचा है, और आप लोगों ने देखा है हर कदम पर हमारी मेहनत, हमारी इच्छा शक्ति। यह कोई नई बात नहीं है। हम जब तक जिंदा हैं मेहनत से पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने हमेशा अपने खेतों को अपना कीमती खजाना माना है, और जब तक हमें जरा सी भी उम्मीद है हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने ही खेतों में संघर्ष किया है, और यही संघर्ष हमारी ताकत है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। हमने हमेशा अपने संघर्षों से ही सीखा है, और आज भी वही रास्ता दिखा रहा है। तुम्हारी आवाज में वो दम है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हमारा इरादा मजबूत है, और जो हम कहते हैं उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। हम वही करेंगे जो सही है। शायद यही भगवान की मर्जी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हर बार उठकर खड़े हुए हैं। यह जो वक्त है यह हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए है। हमारी तकदीर चाहे जैसी हो, हमारी मेहनत और हिम्मत कभी कम नहीं होगी। भगवान ने जो भी लिखा है हम उसका सामना करेंगे, क्योंकि हम कभी हार नहीं मानेंगे। हमारा इरादा मजबूत है, और हम ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे। जब तक हमारी सांसें हैं हम अपनी जंग जारी रखेंगे। हमने अपनी जिंदगी की कीमत पर सीखा है कि हार सिर्फ तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। अब कोई भी हमें हमारी मेहनत और हक से नहीं रोक सकता। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हर उस आदमी की है जो तकलीफ झेल रहा है। हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे और जीत हमारी ही होगी। हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हमारी लड़ाई अब सिर्फ एक जंग नहीं, एक शपथ बन चुकी है। हमने अपनी सारी ताकत, हिम्मत और ख्वाहिशें इस रास्ते पर लगा दी हैं। हर कदम पर संघर्ष है, हर पल पर चुनौती है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हमारे दिल में जो आग जल रही है वो कभी बुझने नहीं पाएगी। हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे, और जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिलती तब तक लड़ते रहेंगे। हाँ विक्रम, हमारे पास भी 2 बैल हैं। हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। हमारे पास सब कुछ नहीं, लेकिन हमारी आत्मा मजबूत है। मैं अपना पुराना हल निकाल के ले आता हूं। ये जमीन हमारी है, और हम इसे किसी के हाथों में नहीं जाने देंगे। हमें चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम लड़ेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे। हमारी मेहनत, हमारी जिद, यही हमारी ताकत है। हम दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। हमारे हाथों में सिर्फ खून पसीना है, लेकिन हमारी आंखों में जीत का सपना है। हमने कभी भी कठिनाइयों से डरकर पीछे नहीं हटे, और आज भी यही ठान लिया है। हमारे पास शायद सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारी हिम्मत में वो ताकत है जो किसी को भी झुका सकती है। हम जो कहते हैं उसे पूरा करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। हम मेहनत करेंगे, हर मुश्किल से लड़ेंगे, और आखिरकार हम जीतेंगे। हम यही तो हैं, असली किसान का जज्बा। हारेंगे नहीं, लड़ेंगे। हमारी मेहनत हमारी ताकत है, हमारी मिट्टी से जुड़ी है हमारी पहचान। हमने कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझा, और न ही किसी को हमारे हौसले को तोड़ने का हक है।
हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हमारे खेतों की, हमारे बच्चों की, हमारी जमीन की है। हम असली किसान हैं। हम किसी भी मुश्किल से नहीं डरते। हम हर हाल में अपनी लड़ाई जीतेंगे। लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। लड़े 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 लेंगे नहीं। हर दर्द, हर आंसू, हर मुश्किल हमारी हिम्मत को और मजबूत बनाएगी। हमने जो ठान लिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। हम अपनी जमीन, अपनी हक के लिए लड़ेंगे। जले हुए ट्रैक्टर के पास खड़े किसानों के चेहरों पर हार की निराशा की जगह अब जीत का जज्बा था। उनकी आंखों में वही आग थी जो किसी ने बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही आग हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। हवा में एक नई उम्मीद की खुशबू घुल गई थी, जैसे हर एक सांस के साथ नया साहस मिल रहा हो। जो कभी बिखरे थे, अब सब एकजुट थे, और अब हमें कोई रोक नहीं सकता। समय पंख लगाकर उड़ रहा था, और हर बीता पल जैसे हमारी संघर्ष की कहानी में नया अध्याय जोड़ रहा था। जमींदार के खेत में सोने सी लहलहाती फसल हुई, और गांव वालों के खेतों में साधारण फसल हुई, लेकिन जमींदार की फसल 3 गुना ज्यादा खुशहाल थी। वो जो उसने फर्टिलाइजर था, अब उसका असर साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी, मैंने सारे गांव वालों को बोल दिया है। वे सभी हमारे खेत के बाहर मिलने वाले हैं। आज वो दिन आ गया है जब हम अपनी मेहनत को सामने रखेंगे, और जमींदार, आज वह फसल की कटाई करने वाला है। आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। 3 महीने की कड़ी मेहनत, तड़प और उम्मीद अब रंग लाने वाली है। आज शर्त का अंतिम दिन है, ठीक है? बेटा, चिंता मत करो। चलो वहां चलते हैं। जो हमने ठान लिया है उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। हमने जिस रास्ते पर चलने की शुरुआत की थी वो अब हमारे सामने है, और हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हम सब मिलकर उस दिन का सामना करेंगे जो हमारी मेहनत और संघर्ष का फल होगा। हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारा विश्वास अब सबको दिखाने का समय है। चलो बेटा। आ गए तुम लोग। आओ आओ आओ। अरे देखो तो सही, अपनी मुरझाई हुई छोटी छोटी फसल देखो। देखो देखो कैसे टूट रही हैं। हमारी उम्मीदें, हमारी मेहनत की सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। हाँ, इस विक्रम की वजह से आज तुम सबकी सारी जमीन मेरी हो गई। वाह रे विक्रम, वाह, तू तो बड़ा होशियार बनता था। क्या नेतागिरी की तूने? गांव वालों की सबकी लुटिया ही डुबो दी। तेरी चालाकी ने हमें क्या दिया? सिर्फ धोखा और दर्द। अब सबको दिख जाएगा कि तेरा असली चेहरा क्या था। मालिक, थोड़ा तो रहम कीजिए। हमारे पास अब क्या बचा है? हमारी मेहनत, हमारी उम्मीदें, सब कुछ आप ही ने छीन लिया। हमने पूरी जिंदगी खटखट कर मेहनत की, और अब कुछ भी नहीं बचा। हम तो इंसान हैं मालिक। क्या हमारी तकलीफें आपको दिखाई नहीं देती? हमारा क्या होगा? हमें थोड़ा इंसाफ चाहिए, थोड़ा रहम चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं बचा, बस आपकी दया की उम्मीद है। हे, रहम की बात मत करना। अब देखो जरा, तुम्हारी यह फसल मेरी फसल के सामने एकदम मुरझाई हुई लग रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लोगों की किस्मत। अरे, मेरी फसल को मैंने मंडी वालों को बुलाकर दिखाया तो उसने कहा कि यह फसल आराम से 70,000 में बिक जाएगी, और तुम हमारी फसल को देखो, उसे तो कोई 20,000 भी नहीं मिलेंगे। अब सब साफ हो गया है, तुम्हारी सारी उम्मीदें टूटने वाली हैं। अरे, हमने तो पूरी मन लगाकर मेहनत की थी। क्या हो गया ये? हम क्या कर रहे थे? हमने अपने खून पसीने से इस जमीन को सींचा, और अब यह हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है। क्या हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या हम फिर से कभी अपने खेतों पर उम्मीद से काम कर पाएंगे? हमने तो सब कुछ दिया था, और अब क्या मिला? सिर्फ निराशा और टूटे हुए सपने। अरे मेहनत, अरे भोले भाले किसानों, मेहनत से क्या होता है? दिमाग लगाना पड़ता है। वो फर्टिलाइजर जो तुम लोगों ने सोचा था कि किसी काम का नहीं, वही अब मेरी ताकत बन गया। खैर छोड़ो, अब तुम लोगों से कुछ नहीं मिलेगा। अब सब कुछ मेरा है। सीधी बात है, तुम सब मेरी योजना का हिस्सा हो, और तुम कभी नहीं जीत सकोगे। तुम लोग मेहनत करते रहो, लेकिन मैं जो करता हूं वो दिमाग से होता है, और तुम कभी समझ नहीं पाओगे। अब जो भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा, और तुम्हें मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। तभी उस जगह नरेश एक व्यक्ति के साथ आता है, और उसकी आंखें जले हुए ट्रैक्टर पर पड़ती हैं। विक्रम भाई,
अरे ये क्या हो गया? नरेश भाई, हम इसे इस जगह पर पार्क करके घर गए थे अंदर सोने, और जब आए तो ये जला हुआ मिला। भाई, मेरी जितनी बेइज्जती करनी है कर लो, लेकिन बाकी गांव वालों को कुछ मत बोलना। इनकी कोई गलती नहीं है। असल में मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत में पैसे ही नहीं लिखे हैं। हमने क्या गलत किया था? हमने तो अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, लेकिन अब देखो क्या हो गया। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा ट्रैक्टर कितना रुपयों का था? यार, ये रुपयों की बात नहीं है। यह तो एक जिंदगी की मेहनत थी। यह तो 10 लाख रुपए का था। ये 10 लाख रुपए की कीमत नहीं, वो सारी रातों की नींद, वो दिन रात की मेहनत की कीमत थी। अब देखो, ये सब जल कर राख हो गया और हमें बस कच्चे हाथ कुछ नहीं मिला। क्या 10 लाख का? ठीक है भाई, मैं कुछ भी करके तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे पैसे खा लिए हैं। हमारे बीच ऐसा नहीं हो सकता। जो कुछ हुआ है वो किस्मत का खेल था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं इसे सही करूंगा, यकीन रखो। जो भी हो, मैं तुम्हारे पैसे पूरी ईमानदारी से लौट आऊंगा। वाह रे वाह, वाह वाह, देखो तो सही इनका नाटक, नौटंकी। क्या है ये सब? सिर्फ दिखावा और ढोंग करने के सिवा इनके पास कुछ नहीं। अब इनकी असलियत सामने आ गई है। जो कभी हमें धोखा दे रहे थे, वही आज अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या समझते हैं ये लोग? हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि इनकी बातों में आ जाएं। वैसे ये कौन है? अरे, तुम मुझे कुछ बोलने तो दो। तब से तुम ही बोले जा रहे हो जैसे मैं कुछ कह ही नहीं सकता। कभी तो हमें भी अपनी बात रखने का मौका दो। Actually, I'm really sorry. Hope you all are safe. I didn't mean for things to go this way, but I understand the pain and frustration it's caused. Please, I didn't want to hurt anyone or put anyone in danger. That was never my intention. Sir, why are you saying sorry? What happened? Did something happen that I don't know about? Why are you apologizing all of a sudden? You don't have to say sorry. We need to understand what went wrong. दरअसल जिन मॉडल्स को ट्रायल में दिया गया था, उनमें से कई ट्रैक्टर्स में ऐसे ही आग लग गई। कुछ ट्रैक्टर्स को तो लोग चला रहे थे, तभी अचानक आग लग गई और लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यहां तक कि कुछ लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे और हमें कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। Yes, exactly. I apologize for this great mistake, and I have an offer for you. I want to give you a brand new tractor, free of cost. This was our mistake, and we take full responsibility for it. I know words can't fix what's happened, but this is the least we can do to make it right. We never intended for such a thing to happen, and now I'm offering this as a gesture of sincerity and regret. Wow, sir. Thank you so much. Thank you so much. You really didn't have to do this, but your gesture means the world to us. You are truly great, and I don't have enough words to express how grateful we are. बेटा, ये सब क्या बातें हो रही हैं? ये साहब क्या कह रहे हैं? पिताजी, यह कह रहे हैं कि ट्रैक्टर में कोई खराबी थी, जिसकी वजह से ऐसे कई ट्रैक्टरों में आग लग गई है, और ये अपनी गलती के लिए हमें नया ट्रैक्टर देंगे, वो भी मुफ्त में। मैं समझता हूँ कि यह बड़ी बात है, और शायद यही समय है कि हमें भी थोड़ा उम्मीद और विश्वास दिखाना चाहिए। अरे वाह बेटा, वाह 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 वाह। चलो, यह समस्या तो मिट गई, बहुत बढ़िया। अब जो भी हुआ, हमें जो सही रास्ता दिखाया गया है, वो कम से कम हमारे लिए एक उम्मीद बन गया। अब लगता है जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो और हम आगे बढ़ सकते हैं। वक्त की रेत पर लिखी कहानियां अक्सर मिट जाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पल होते हैं जो इतिहास में स्वर्णम अक्षरों में अंकित हो जाते हैं। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए हर किसी के मन में एक ही सवाल था। विक्रम की वजह से उनकी जमीन अब किसी और की होने वाली थी। उनकी आंखों में दर्द था, दिल में पीड़ा थी, लेकिन मानवता अभी भी जीवित थी। जब विक्रम के सिर से ट्रैक्टर के कर्ज का बोझ उतरा, तो गांव वालों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। भले ही वे जानते थे कि कुछ ही पलों में उनकी पीढ़ियों की जमीन से उन्हें बेदखल किया जाने वाला था, फिर भी उन्होंने विक्रम की खुशी में अपना दर्द भुला दिया।
माटी की खुशबू में पली इन रिश्तों की डोर इतनी मजबूत थी कि अपनी बर्बादी के कारण भी वे अपना ही मानते थे। यह उन रिश्तों की शक्ति थी जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है, चाहे जितना भी संकट क्यों न हो। मिस्टर गुप्ता, गांव वालों की फसल की जांच करने लगते हैं। Oh wow, 10 crops are 100% organic in my country. Organically grown crops are in heavy demand. Apart from the tractor business, I also have a business of trading organically grown crops. This is really great. Crops like these bring a sense of pride because we know they're not just good for the land, but for the people too. The demand for organic crops is growing rapidly, and I feel so fortunate to be part of this movement. Seeing the impact of these crops, I feel a deep sense of accomplishment. It's not just business, it's a way of nurturing the earth. Wow, sir, that's great. Would you like to buy the crop? I can't tell you how proud I am of these crops, and it would mean so much if you're interested in buying them. Yeah, of course I want to buy the crop. I can see the quality, the effort, and the love that's gone into growing these crops. सर, हम सारे ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स आपको बेचना चाहते हैं। कितने पैसे आप देने के लिए तैयार हैं? हमारा दिल चाहता है कि ये अद्भुत फसलें आपको मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इनकी कद्र करेंगे। At the cost you want to know, okay, let me see. For all the crops, I would sell them for $2,000. This price reflects the true value of the hard work, the dedication, and the love that's gone into growing these crops. वाह, $2,000, $2,000, अरे अरे, भाग्य खुल गए। यह पल सच में अद्भुत है, जैसे किसी ने दरवाजे को खोल दिया हो और हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया हो। हमने जो कड़ी मेहनत की थी, वह अब रंग लाई है। यह वही पल है जब हर कठिनाई और संघर्ष का मीठा फल हमें मिलता है। भाग्य से ज्यादा यह हमारे विश्वास और मेहनत का परिणाम है, और अब हम एक नई राह पर चलने के लिए तैयार हैं। अरे, ये गोरा इस फसल के 2000 देने को कह रहा है, पर विक्रम इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे, जमींदार की फसल तो 70,000 में जाएगी, अपनी 20,000 में जाती है और अब 2,000 में जा रही है। इतने में ही ये पागल हुआ जा रहा है। ये क्या चक्कर है भाई? इतनी कम कीमत और फिर भी विक्रम इतना खुश हो रहा है, ये तो समझ से बाहर है। अरे, लगता है सदमे में पगला गया है विक्रम। ए विक्रम, 2,000 दे रहे हैं, काहे इतना खुश हो रहा है? उसका इतना खुश होना शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह शायद किसी बड़ी बात को महसूस कर रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। अरे, मैं पागल नहीं हूं पिताजी, कोई पगलाया नहीं हूं। ये हमारी फसल 2,000 नहीं, डॉलर में लेना चाहते हैं। डॉलर, डॉलर! यह जो मौका आया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। $2,000, यानी हमारी मेहनत को अब एक नई पहचान मिल रही है। यह हमारी फसल का असली मूल्य है, और जब हम इसे डॉलर में बेचेंगे तो यह सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि हमारी मेहनत की सच्ची कीमत है। ए ससुरा, ये डॉलर का है रे। डॉलर, यह डॉलर तो रुपया से महंगा होता है ना? डॉलर? अरे, अखबार में हमने पढ़ा है डॉलर रुपया से महंगा होता है ना बेटा? तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों विक्रम इतना खुश है। अगर ये सच में डॉलर में है तो हमारी मेहनत का असली मूल्य अब मिलने वाला है। अखबार में जो पढ़ा था, आज वही हमारी आंखों के सामने सच हो रहा है। अब जो फसल मिल रही है वे हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ काका, 2,000 यानी होता है 1,90,000 के आसपास, या उससे ज्यादा ही होता है। देखो, अब जो हमें डॉलर में मिल रहा है वह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। यह मौका हमें मिल ही गया है। अगर $2,000 का हिसाब लगाया जाए तो यह हमें बहुत बड़ी रकम देने वाला है। हमारी मेहनत की कीमत अब असल में मिल रही है। काका, ये सौदा तो कुछ अलग ही होने वाला है। हम जो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। अरे वाह 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 वाह, यानी हम सब जीत गए। अब हमें अपने काम पर गर्व हो रहा है। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे गांव की है। हमारी उम्मीद, हमारा संघर्ष अब सफल हो रहा है, और ये सफलता हमें हमेशा याद रहेगी। इतनी बड़ी मुश्किल के बाद मिली ये जीत सच में एक नए दौर की शुरुआत है, और हम सभी इस पल का पूरा आनंद ले रहे हैं। अरे, हम सब जीत गए। यह पल सच में अद्भुत है।
हमारी मेहनत, संघर्ष और सब कुछ अब रंग लाया है। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद अब हमें हमारी मेहनत का असली फल मिल रहा है। अरे हम सब जीत गए। ओ हम सब जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जमींदार के चेहरे पर पसीने की बूंदें और तेज हो गईं। वह जानता था कि अब उसकी फर्टिलाइजर वाली फसल गले की फांस बन चुकी है। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सारी चालें, सारी साजिशें अब उलटी पड़ने वाली हैं। जमींदार के फटे हुए चेहरे ने साफ दिखा दिया कि हर ताकतवर को एक दिन हार का सामना करना पड़ता है। गांव वालों का विश्वास और मेहनत अब उसे उसकी ही जगह दिखा रहे थे। हाँ जमींदार बाबू, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अज्जू जमींदार बाबू, अरे आप तो शर्त हार गए। अब खेत भी हमारा हुआ और आपकी जमीन भी हमारी हो गई, क्योंकि भाई आप तो लिखित में काम करते हैं और यह तो कागज में आपने लिखकर ही दिया था ना। अब जो आपने लिखा था उसी के हिसाब से हम भी काम करेंगे। आपकी सारी चालें अब उलटी पड़ने वाली हैं, क्योंकि लिखित में सब कुछ साफ हो चुका है। हमने जो ठान लिया था वही किया और अब हमारी जीत तय है। अरे क्या हो गया? बोलिए बोलिए जमींदार बाबू, कुछ तो बोलिए। क्या अब आप चुप रहेंगे या फिर सब कुछ स्वीकार करेंगे? अब तो आपको जवाब देना ही होगा, क्योंकि आज आप ही हार गए। आपका चेहरा, वो घबराहट, अब सब कुछ साफ हो चुका है। हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने लालच में आकर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया और तुम सबको धोखा भी दिया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबका बहुत अपमान किया। मैंने तुम्हारी खाद की बोरियां भी चुराई। लेकिन सही कहते हैं, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और आज भी वही हुआ। मेरी चालबाजियां सब धरी की धरी रह गईं और तुम्हारी सच्चाई जीत गई। अब न खेत बचा, न इज्जत, तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा? अपनी हवेली भी बेचकर यहां से चला जाऊंगा। न खेत रहा, न इज्जत, न घर। कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करूंगा, लेकिन ये हार हमेशा याद रहेगी। जमींदार बाबू, गलती तो सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही असली इंसान होता है। हाँ जमींदार बाबू, अब आप जाइए मत। इतना मन छोटा मत कीजिए। हमने भी बुरे दिन देखे हैं, हमने भी अपनों को खोया है, लेकिन जमीन छीनने का दर्द क्या होता है यह हमसे बेहतर कौन समझेगा। हमें आपका खेत नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक नया गांव, एक नया भाईचारा, जहां कोई किसी से छल न करे, कोई किसी की मेहनत न लूटे। हाँ बिल्कुल, अब से यह गांव किसी एक का नहीं, हम सबका होगा। क्यों गांव वालों, ठीक है ना? हाँ ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। हाँ ठीक है भैया, रखो अपना खेत, लेकिन ईमानदारी से रहो, समझे? अगर फिर कोई चालाकी की तो याद रखना, लाठी से मारूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों की बराबरी कभी नहीं कर सकता। अभी कुछ पल पहले मैं तुम्हारा सब कुछ छीनने की बात कर रहा था और तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दी माफ कर दिया। वाकई तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मैं तो तुम्हारे सामने तुच्छ भी नहीं हूं। आज मैं वादा करता हूं, आज से मैं बुराई के रास्ते को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। अब मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा और तुम सबके साथ मिलकर इस गांव को खुशहाल बनाऊंगा। This is what I love about India. Forgiveness and unity. I love India and I love honest people here. यही तो असली भारत है। उस दिन गांव में एक नई शुरुआत हुई। जमींदार की आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन गांव वालों के दिल में माफी थी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज में समा रहा था, मानो एक नए सवेरे का वादा कर रहा हो, जहां लालच नहीं, प्यार होगा, जहां धोखा नहीं, ईमानदारी होगी। गांव के हर चेहरे पर उम्मीद की एक नई रोशनी थी। दोस्तों, आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। अगर कहानी का दूसरा भाग भी आपके मन को छू गया हो, तो बस एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।